हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर अपने बायो स्टेटिस्टिक्स के एक बहुत ही लेंदी यूनिट नंबर 3 के लास्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आप लोग की यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट कवर हो जाती है। एंड इस वीडियो में भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोहोर्ट स्टडीज, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे आज के इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ये लास्ट चैप्टर है आप लोग का यूनिट 3 का। तो थोड़ी सी लेंथी वीडियो रहेगी। बाकी इसकी जो भी नोट्स है, बल्कि कंप्लीट यूनिट्स की जो भी नोट्स है, वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो ही गई थी काफ़ी पहले ही। तो इन सारी बातों के साथ मेरा मैं अर्षद पांडे, आप लोग कॉपी पेन लिख के बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये चैप्टर हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी से स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो देखिए आप लोग के सब्जेक्ट का नेम ही क्या था, बायो स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या मतलब है? देखो, मेथोडोलॉजी का मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका, ठीक है, कि कैसे करनी है ना। तरीका क्या होगा, प्लान क्या होगा। और रिसर्च मतलब कि सिंपल सी बात है कि रिसर्च कैसे करनी है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक वे और प्लान यूज्ड टू कंडक्ट रिसर्च। मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, एक प्लान होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ पर हमें रिसर्च करनी है तो कैसे करेंगे, क्या प्लान बना के करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग देखोगे वो सभी हमारे इसी से डील करते हैं। बाकी यहाँ पे ये हमारा एक्सप्लेन करता है हाउ व्हाई एंड व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। कि जैसे मान लीजिए आप लोग रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोग को डेटा कलेक्ट करना है तो डेटा कलेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे जो भी मेथड्स ले रहे हो उसको क्यों ले रहे हो, है ना। और जो है कैसे ले रहे हो, ठीक है, डेटा कलेक्ट कैसे कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे व्हाट यानी कौन से मेथड, जैसे बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे डेटा को कलेक्ट करने के, डेटा को एनालाइज करने के। तो अभी आप लोग देखोगे जैसे हमारी स्टडीज भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा अभी आप लोग के दिमाग से नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा होगा, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग यहाँ पे रिसर्च को प्लान क्यों करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लान हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिकली सॉल्व कर पाए। मतलब यहाँ पे मान लीजिए रैंडमली हमने रिसर्च की कोई प्रॉब्लम उठाई, उसको ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, हमने कोई प्लान नहीं बनाया, तो फिर वहाँ पे चांसेज हैं कि हमारा जो रिसर्च है वो अच्छे तरीके से ना हो पाए। उसके बाद यहाँ पे टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जब पहले से सारी चीज़ें प्लान कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्यूरेसी इंश्योर होती है, रिलायबिलिटी रहती है हमारे मेथड में। उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच। अब जैसे जब हम लोग यहाँ पे मेथोडोलॉजी को डिजाइन करते हैं, ठीक है, जब भी रिसर्च की हम लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे मतलब कोई एजम्पशन नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे आप लोग हाइपोथेसिस से कंफ्यूज मत करना। हाइपोथेसिस तो एक टॉपिक हो गया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्लान करते समय हम लोग यहाँ पे रैंडमली अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं, बल्कि जो साइंटिफिक वैलिड तरीका है उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बायस एंड एरर्स। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कह सकते हो जो है उनकी सिग्नेचर के साथ, उनके ऑर्डर के साथ यहाँ पे ये प्लान हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे खुद का कोई बायस नहीं रहता है। जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे जब रिसर्च वो करती है तो वहाँ पे वो रिसर्च सिर्फ ऐसा नहीं कि उसने अपने मन से ही करना स्टार्ट कर दिया, उसको बहुत सारे जो अथॉरिटीज होती हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, वहाँ से भी जो है परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, ताकि यहाँ पे जो रिसर्च है उसमें बायस ना हो। मतलब जैसे मान लो अब किसी कंपनी ने कोई नई दवा बनाई, अब वो नई दवा टेस्ट करने जा रही है, तो वहाँ पे वो तो चाहेगी ना कि उसकी नई दवा अप्रूव हो जाए, भले वो खराब ही हो। तो वहाँ पे उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से एक मेथड बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर यहाँ पे रिसर्च को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब अगर डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी की बात करें कि जो मेथोडोलॉजी है, जो प्लान है, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, या फिर उसमें क्या क्या कह सकते हो पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारे बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है कि आप लोग यहाँ पे रिसर्च करने जा रहे हो तो किस चीज़ पे करने जा रहे हो, सबसे पहले तो उसी को आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लो कोई नई दवा आपने बनाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे पुरानी दवा से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे अब रिसर्च आप लोग करने जा रहे हो, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारी पुरानी दवा थी वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो हमने उसके
उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमने नई दवा बनाई है, ठीक है? तो उस नई दवा की इफेक्टिवनेस पे हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ये हमारी जो है कह सकते हो रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब यहाँ पे देखिए रिसर्च रिसर्च का मतलब ही क्या है कि हम लोग यहाँ पे दोबारा से किसी चीज पे जो है स्टडी कर रहे हैं, यानी पहले से उस पर कुछ स्टडी हो चुकी है, पहले से भी यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ कंटेंट अवेलेबल होगा, तो वो जो कंटेंट पहले से अवेलेबल है उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं लिटरेचर। तो जो भी लिटरेचर हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसको भी रिव्यू करना कि उसमें क्या क्या चीजें थी, कौन कौन सी कमियां रह गई थी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को तैयार करते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग रिसर्च डिजाइन, जैसे बहुत अलग अलग डिजाइन होते हैं, एक काम करते हैं इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात है कि किस चीज पे हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिन्स ऑन एलर्जी। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डेवलप करी, जो कि मान लीजिए हमने जो है बेटर तरीके से डेवलप करी, हमने जो है न्यू जनरेशन डेवलप करी है, तो हम लोग यहाँ पे उसकी स्टडी जो है कह सकते हो उसका इफेक्ट चेक करेंगे कि वो भी बेटर तरीके से एलर्जी को रिड्यूस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और जो पुरानी दवाओं में जो कमियां थी उसको वो ओवरकम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसका मतलब जो प्रीवियस रिसर्च डाटा है, ठीक है, उसको ऑलरेडी और जो ऑलरेडी नोन है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे स्टडी करना। और यहाँ पे गैप गैप का मतलब है कि अगर हमारे पास पहले से कोई डाटा है तो आप लोग न्यू रिसर्च क्यों कर रहे हो, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना, कोई कमी रही होगी ना उस पुराने वाले जो है हमारे पास लिटरेचर में या फिर स्टडी में, तो उसको आप लोग को जो है पहचान करना है और उसको यहाँ पे शो भी करना है। हेल्प इन अवॉइडिंग रेपिटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अवॉइड करता है कि जैसे पहले से जो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग दोबारा से वही डेटा दोबारा से जो है स्टडी करने लग जाओ। जैसे पहले से जो डेटा अवेलेबल है पहले उसकी तो हेल्प ले लो, और उसके बाद जो बाकी बची स्टडी करनी है उसको आप लोग यहाँ पे कनेक्ट करो। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पे अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक नई दवा जो कि एंटी हिस्टामिन है, ठीक है, उसको चेक करने जा रहे हैं, तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि एंटी हिस्टामिनिक का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अल्टरनेट क्या बनेगी कि एंटी हिस्टामिन यहाँ पे काम करेगी, एलर्जी को रिड्यूस करेगी। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप होते हैं डिजाइन के। जैसे एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जिसको हमने अभी देखा ही हुआ है, और एक होता है ऑब्जर्वेशनल, तो इसको आप लोग यहाँ पे आज देखोगे। तो इन दोनों को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझो रिसर्च डिजाइन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो तो कौन सा आप लोग यहाँ पे जो है चूज कर रहे हो, तो वो भी आप लोग को जो है यहाँ पे देखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि रिसर्च हम लोग यहाँ पे किस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे सैम्पलिंग डिजाइन, तो सैम्पलिंग डिजाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हु विल बी इंक्लूडेड इन द स्टडी, मतलब यहाँ पे किन लोगों पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे आप लोग सिंपल सी बात है रिसर्च करोगे, जैसे मान लो कोई नई दवा है, ठीक है, उसकी इफेक्ट आप लोग चेक करो, तो इफेक्ट किन्हीं पेशेंट पे तो चेक करोगे, तो कौन से पेशेंट्स को इंक्लूड करने वाले हो और किस तरीके से करने वाले हो। जैसे एक होता है रैंडम सिलेक्शन, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। हमने पढ़ा था ना रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम आप लोग रैंडमली करने वाले हो कि नॉन रैंडमली करने वाले हो। और उसके बाद डाटा कलेक्शन मेथड्स, तो यहाँ पे डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। जैसे जब आपने पेशेंट को दवा दी, तो पेशेंट से डाटा कैसे कलेक्ट करोगे कि पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या आप लोग उससे क्वेश्चन आंसर करोगे, उसका इंटरव्यू लोगे, कि उसकी यहाँ पे लैब टेस्ट कराओगे। जैसे अगर पेशेंट ने दवा ली है, ठीक है, तो आप लोग उसका ब्लड टेस्ट कराओगे कि उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, या फिर उससे क्वेश्चन आंसर पूछोगे। डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद हमारा डेटा एनालिसिस प्लान, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस प्लान का मतलब होता है कि यहाँ पे अब आप लोग कौन सा टेस्ट लगाओगे। जैसे हमने पढ़ा था ना हमारे डेटा एनालिसिस के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे टी टेस्ट, एनोवा। उसके बाद देखो इंटरप्रिटेशन एंड कलेक्शन। अब जब आपने टेस्ट जो है लगा लिया, कुछ आप लोग का रिजल्ट आ गया, अब आप लोग को क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना है उस डाटा को, यहाँ पे एनालाइज करना है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है कि यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, वेदर हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई। आप लोग समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। हमने पैरामेट्रिक टेस्ट देखे, हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखे, वहां पे हमने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं। तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो ये हमारा फाइनल हिस्सा आ जाता है। देखो जब आप लोग यहाँ पे सारी स्टडी परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, आपने आपने किसी नई दवा की स्टडी करी, आपने नंबर ऑफ पेशेंट सेलेक्ट किया, आपने उनको दवा दी, उनका इफेक्ट देखा, टेस्ट लगाया, सारा कलेक्शन किया, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, इन सभी चीजों की एक रिपोर्ट बनाते हो। जैसे आपने कोई स्टडी करी, ठीक है, तो उस स्टडी का रिकॉर्ड भी तो हमें रखना है कि भाई ये स्टडी हुई थी, इसमें ये चीजें हुई थी। तो वो रिकॉर्ड किस फॉर्म में होता है, वो रिकॉर्ड बेसिकली इसी रिपोर्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में इंक्लूड करता है, और ये हमारा जो है इसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसको हम लोग को यहाँ पे देखना है आज की वीडियो में काफी अच्छे से। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, इसको हमें काफी अच्छे से देखना है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। देखो ये टॉपिक क्या है कि ये बेसिकली बताता है कि आप लोग यहाँ पे सैंपल किस किस तरह लेते हो। मतलब जैसे
हमें जब जो है अपना कोई भी स्टडी करनी होती है, कोई भी रिसर्च करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट्स पे ही तो करते हैं। जैसे मतलब पेशेंट्स पे करते हैं या फिर जिस तरह की भी, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग बायो स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स या फिर कह सकते हो दवा को ही प्रायोरिटी रख रहे हैं। लेकिन रिसर्च हर एक फील्ड में होती है। तो हर फील्ड में जब भी आप लोग रिसर्च करने वाले हो, तो जो सैंपल आप लोग लोगे, तो वो सैंपल किस बेसिस पे लोगे, कितने लोगों का सैंपल लोगे या फिर कितनी चीजों का सैंपल लोगे, उसके कुछ क्या कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि उस सैम्पलिंग को अफेक्ट करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो सैंपल साइज डिटर्मिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितने सब्जेक्ट या फिर कितने पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे अपनी जो है कह सकते हो स्टडी में, टू ऑब्टेन रिलायबल वैलिड एंड स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट। ठीक है, ताकि हमें जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा जो है वैलिड हो, रिलायबल हो और यहाँ पे काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिल पाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सैंपलिंग लेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि सैंपल साइज डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखना जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग जो सैंपल साइज लेने वाले, जैसे मान लो आप लोग सैंपल लेने वाले हो, तो आप लोग 50 आदमी का सैंपल लोगे, 100 आदमी का सैंपल लोगे कि 1000 आदमी का सैंपल लोगे, तो ये आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, तो वहां पे कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहला आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है, ये हमारा बेसिकली होता है कि कितने परसेंट चांस है कि फैसला सही होते हुए भी आप गलत डिसीजन ले लो, है ना। टाइप 1 एरर में क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस सही होते हुए भी आप उसको गलत साबित कर दो। तो यहाँ पे देखो ये जितना कम होगा उतनी अच्छी या फिर उतना एक्यूरेट हमारा रिजल्ट होगा। तो आप इतना समझो कि अगर हमारा जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, अगर वो बहुत कम रखना है हमें, अब बहुत ध्यान समझना, जैसे आप एक चीज समझो, अगर आप यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, समझो एक टाइप की एरर है। अब एरर अगर आप लोग को बहुत कम करनी है, जैसे ऐसे समझो, मान लो जैसे यहाँ पे तो देखो पॉपुलेशन एक्चुअल में तो पूरी जनता ही हो गई। जैसे हम लोग जब दवा की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन तो पूरी कंट्री हो गई। तो वहां पे पॉपुलेशन तो ऐसे मान लो हटाओ, लेकिन एग्जांपल के लिए मान लो हमें कोई, हमारे पास मान लो 1000 लोग हैं जो कि पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हमें इसमें से मान लो सैंपल लेने हैं और हम चाहते हैं कि जो सैंपल पे जो भी स्टडी हम लोग करने वाले हैं वो इस पॉपुलेशन पे एकदम फिट बैठे। तो आप यहाँ पे एक बात बताओ कि कितने लोगों की सैंपल लो ताकि वो जो स्टडी है वो एकदम फिट बैठे, एरर बिल्कुल कम हो। तो भाई सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा लोगों पे आप स्टडी करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारे क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब 100 बच्चों में आप लोग को यहाँ पे पता लगाना है कि क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। तो अब इन 100 में से जितने ज्यादा बच्चों को आप एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लोगे, उतना ज्यादा एक्यूरेटली आप बता पाओगे उस क्लास की परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे आपने सिर्फ 2-4 बच्चे लिए, तो हो सकता है वो 2-4 बच्चे आपने टॉपर ही ले लिए हो सकता है वो 2-4 बच्चे आपने फेलियर ही ले लिए हो, है ना। तो उससे फिर यहाँ पे क्लास क्या होगा, आप लोग सही जजमेंट नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर मान लो 100 में से अगर आपने 50 बच्चे ले लिए, हालांकि सैंपलिंग में ऐसा भी नहीं करते हैं, बट एग्जांपल के लिए मान लो 100 में से 50 बच्चे आपने ले लिए, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के। तो अब इन 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स या फिर एवरेज डाटा लेके आप लोग पक्का पक्का क्लास की एक्यूरेट परफॉर्मेंस जज कर सकते हो, मतलब एरर बहुत कम होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें एरर कम रखनी है तो हमें यहाँ पे लार्ज सैंपल लेना होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एक टाइप की एरर है, तो इसको आप जितना कम लोगे, यानी लोअर, जितनी लो लोगे, जैसे हमारा यूजुअली क्या वैल्यूज होती है 1%, 5%, 10%, ठीक है, 0.1%। तो अब मान लो अगर 1% या फिर 0.1% अगर आप लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब आप लोग को लार्ज सैंपल लेना होगा, क्योंकि जब ज्यादा सैंपल लोगे तभी एरर कम से कम आएगी, और जितना कम सैंपल लोगे उतनी ज्यादा हमारा एरर आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इफेक्ट साइज के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो इसको थोड़ा समझना। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे 2 ड्रग्स पे स्टडी कर रहे हैं, एक हमारी ड्रग ए है और एक हमारी ड्रग बी है, ठीक है, और हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से एक्चुअली कौन सी ड्रग ज्यादा बेटर है। अब मान लो दोनों जो ड्रग है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मतलब यहाँ पे बीपी को रिड्यूस करने वाली ड्रग है। अब मान लो इनको क्या हुआ कि हमने यहाँ पे इनिशियली 1-2 लोगों पे दोनों ड्रग को दिया, ठीक है, और 1-2 लोगों पे जब हमने स्टडी करी तो हमें पता चला कि जो पहली ड्रग है ये तो क्या कर रही है, बीपी को 30 mmHg से रिड्यूस कर दे रही है, लेकिन दूसरी वाली सिर्फ 5 mmHg से कर रही है। देखो इसको समझना, 30 mmHg से रिड्यूस करने का मतलब है, मान लो इनिशियली पेशेंट का बीपी कितना था 160, तो इस दवा को देने के बाद क्या हुआ, उसका पेशेंट 130 हो गया, और वहीं पे जब ड्रग डी यहाँ पे पेशेंट को दी गई तो उसका बीपी क्या हुआ, 160 से सिर्फ 155 हुआ। यानी इसने सिर्फ 5 mmHg को रिड्यूस किया बीपी में, और इसने बहुत ज्यादा ही कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, जब हमने इनिशियली यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली 1-2 लोगों पे चेक करके देखा और हमारा जो डिफरेंस है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, ठीक है, मतलब हमें बहुत क्लियर स्टार्टिंग में ही दिख जा रहा है कि जो ड्रग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रही है, ठीक है।
ठीक है, और ड्रग भी वहीं पे कम इफेक्टिव है। तो इस केस में जैसे आप एक चीज समझो, यहाँ पे मान लो आपने एक दो लोगों पे दिया और एक दो लोगों पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि भाई पहली वाली ड्रग कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रही है और दूसरी वाली कुछ ज्यादा ही खराब काम कर रही है। तो अब यहाँ पे आप लोग को जो है बहुत ज्यादा लोगों पे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मान लो एक दो लोगों पे ये डाटा निकला है, तो आप चलो बहुत ज्यादा करना है तो मान लो 100 लोग ले लो, ठीक है, तो 100 लोगों पे आप स्टडी कर लो और 100 लोगों पे स्टडी करने पे इन दोनों दवा में से जो ज्यादा बेटर काम कर रही है, ठीक है, वो हमारी मोर इफेक्टिव निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर अगर हमारा जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है दोनों के बीच में, मतलब हमें स्टार्टिंग में ही दिख जा रहा है कि भाई जो पहली दवा है ये दूसरी से बहुत ज्यादा बेटर निकल के आ रही है, तो वहां पे फिर हमें सैंपल के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑलरेडी बहुत बड़ा है। लेकिन अब मान लो वहीं पे दूसरा केस हमारा ड्रग ए है, ठीक है, वो ड्रग बी है। अब इसने क्या हुआ, बीपी को 30 mmHg से रिड्यूस किया और ड्रग बी ने क्या किया, 28 mmHg से रिड्यूस किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी सेम हुआ कि स्टार्टिंग में हमने 2-3 पेशेंट पे देके देखा और 2-3 पे जो है हमारा कुछ ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, किसी में हमारा 30, किसी में 31 मान लो, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई जो दोनों दवा है, ये दोनों दवा में बहुत कम सा डिफरेंस है, मतलब दोनों ही काफी अच्छा काम कर रही हैं, दोनों ही काफी अच्छी तरीके से बीपी को रिड्यूस कर रही हैं। अब अगर हमें यहाँ पे एक्चुअल में पता लगाना है कि कौन सी दवा ज्यादा बेटर है, मतलब यहाँ पे देखो रिसर्च क्या है, रिसर्च ये है कि ड्रग ए और ड्रग बी में कौन सी ज्यादा बेटर है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे दोनों के इफेक्ट में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक दवा बहुत ही अच्छा काम कर रही है, एक बहुत ही बेकार कर रही है, तो वहां पे आप लोग को फिर ज्यादा लोगों पे स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है पता लगाने के लिए कि कौन सी बेटर है। लेकिन अगर दोनों दवा में डिफरेंस बहुत कम है, यानी दोनों ही लगभग सेम जैसा काम कर रही है, तो अब यहाँ पे अगर एक्चुअल में आप लोगों को पता लगाना है कि कौन सी दवा ज्यादा बेटर है, फिर आप लोगों को कम से कम 1000 से 1500 लोगों पे स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग एक्चुअल में पता लगा पाओगे कि कौन सी दवा ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर हमारा डिफरेंस स्मॉल है तो हमें लार्ज सैंपल की जरूरत पड़ेगी, और वहीं पे अगर हमारा डिफरेंस जो है लार्ज है, ठीक है, तो हमें काफी स्मॉल सैंपल की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबिलिटी। अब वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे मान लो हमारी यहाँ पे यही बात, मान लो कि हमारी कोई दवा है, ठीक है, मान लो ड्रग ए है, ठीक है। अब ड्रग ए को हमने चेक किया कि यहाँ पे ड्रग ए कितने इफेक्टिवली यहाँ पे बीपी को रिड्यूस कर रही है। तो मान लो किसी पेशेंट का बीपी 150 था, अब इसने क्या किया, ठीक है, मतलब मान लो हमने 5 पेशेंट लिए जिनका बीपी 150 था, तो 5 में से किसी एक पेशेंट का बीपी तो इसने 150 से 110 कर दिया, फिर दूसरे का सिर्फ 140 किया, ठीक है, और तीसरे का 145 ही गया। मतलब कि यहाँ पे आप ऐसे समझो कि इस वाले पेशेंट में इसने क्या हुआ, बीपी को 40 mmHg से रिड्यूस कर दिया, इसमें क्या हुआ, सिर्फ 10 mmHg से किया, इसमें सिर्फ 5 ही से किया, इसमें क्या हुआ, इसमें तो और ज्यादा, इसमें तो हमारा 60 से कर दिया और इसमें 50 से कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो ये वाला केस आप लोग को दिख रहा है, इस केस में आप लोग को क्या दिख रहा है कि किसी पे तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है और किसी पे बहुत ही बेकार काम कर रही है। जैसे 5 mmHg से रिड्यूस करना क्या होगा कि भाई बहुत ही काम, एक हिसाब से दवा ने काम ही नहीं किया, और 60 या फिर 50 mmHg से रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि दवा ने कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग जो है लोगों में ये दवा बहुत अलग अलग तरीके से काम कर रही है, मतलब डाटा में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और वहीं पे मान लो हमारे पास एक दूसरा केस है जहां पे भी हमने इस दवा को टेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट का बीपी 150 था, 5 पेशेंट हमने लिए। अब एक में इसने 150 से 120 कर दिया, मतलब 30 mmHg से रिड्यूस कर दिया। एक में 121 यानी कि लगभग 29 mmHg से कर दिया। एक में 122 तो यहाँ पे लगभग हमारा 28 mmHg से रिड्यूस कर दिया। एक में 119 यहाँ पे 31 mmHg से, और यहाँ पे हमारा फिर से जो है 30 mmHg से। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो डाटा क्या है कि 30, 29, 28, 31, 30 ये सारी वैल्यूज क्या है, आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है, मतलब जो दवा है ये सभी पेशेंट पे एक जैसा ही काम कर रही है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर जो हमारी दवा है, ठीक है, वो पेशेंट में सेम जैसा काम करी, अलग अलग पेशेंट में डाटा में वेरिएबिलिटी बहुत कम है, तो हमें स्मॉल सैंपल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो दवा क्या है, दवा स्मॉल सैंपल क्यों, क्योंकि हमारी दवा एक ही जैसा काम कर रही है। और वहीं अगर जो हमारी दवा है, ठीक है, उसकी में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में हमने 4-5 लोगों में देखा और 4-5 लोगों में बहुत अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, तो वहां पे हमें जो है लार्ज सैंपल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो स्टडी डिजाइन की बात करें तो स्टडी डिजाइन भी जैसे हमारी दो तरह की स्टडी होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल और एक होती है ऑब्जर्वेशनल। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ना है, बट एक बेसिक अगर आप लोग समझो तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि हम लोग खुद से, ठीक है, हम लोग खुद से जो है सब्जेक्ट को चूज करते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास जो है कह सकते हो कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो हम लोग खुद से सब्जेक्ट को चूज करते हैं और हम लोग खुद से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यूजुअली हमें ज्यादा सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें 2 लोगों पे स्टडी करनी है। और एक होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल में क्या होता है कि हम लोग खुद से कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब हम लोग बस क्या होता है नेचुरली पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
आई नो अभी आप लोग को ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ये हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, अभी जस्ट आप लोग को पढ़ना ही है थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसको भी हम लोग समझेंगे। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो देखो कॉन्फिडेंस लेवल का सिंपल सा मतलब यही होगा कि आपको अपने रिजल्ट पे कितना कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे देखो अब जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा लार्ज सैंपल चाहिए होगा। भाई वही बात आ गई कि अगर आप चाहते हो ठीक है कि आप लोग का जो डाटा है वो एकदम एक्यूरेट हो, ठीक है, तो वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा जब सैंपल लोगे, जैसे मान लो 100 लोगों की पॉपुलेशन है और आप लोग चाहते हो कि आप लोग इन 100 लोगों के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दे दो, तो वहां पे 100 में से अगर आप ज्यादा से ज्यादा मान लो 50 लोगों का सैंपल आपने ले लिया तो वहां पे डाटा हमारा ज्यादा आएगा। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ये होगा कि आप लोग अगर अपने रिजल्ट पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना चाहते हो तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेने की जरूरत पड़ेगी। और फिर यहाँ पे देखो पॉपुलेशन साइज की बात करें तो पॉपुलेशन साइज में भी देखो जैसे हमारा होमोजेनस पॉपुलेशन है तो वहां पे स्मॉल सैंपल होगा, और हेट्रोजेनस है तो लार्ज सैंपल होगा। देखो इसका एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से समझो तो मान लो जैसे हमारा ब्लड है, ठीक है, हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो मान लो हमें ब्लड सैंपल जब लेना होता है तो ब्लड सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लड सैंपल का पर्पस क्या होता है कि हम लोग पता लगा पाए कि हमारे ब्लड में जो भी हमारा कह सकते हो जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, हमारे जो जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो सारे सही अमाउंट में हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ब्लड का सैंपल लोगे, ठीक है, तो ब्लड का सैंपल क्या आप लोग यहाँ पे 1 लीटर ब्लड ले लेते हो 5 लीटर में से? ऐसा तो नहीं करते हो। हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक सुई में जो है कुछ ml ब्लड निकालते हैं, है ना, बहुत फ्यू ml ब्लड, और उस थोड़े से ml ब्लड में ही क्या होता है हमें पूरे ब्लड का आइडिया मिल जाता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया मिलता है ना। ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ आइडिया लगाते हैं, क्योंकि देखो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक होमोजेनस जो है सैंपल है, होमोजेनस पॉपुलेशन हो गया ब्लड। मान लो अगर आप इसको पॉपुलेशन की तरह लो तो ब्लड क्या होता है, एक होमोजेनस कह सकते हो पॉपुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड एक जैसा ही होता है ना, हर जगह हमारा ब्लड जो है एक जैसा ही है हमारी बॉडी में। लेकिन अब वहीं पे मान लो आप लोग जो है दूसरा केस ले लो कि आप लोग को मान लो कोई वायरस हमारा फैल रहा है, ठीक है, मान लो कोई वायरस फैल रहा है हमारे कंट्री में या फिर किसी पार्टिकुलर रीजन में। अब आप लोग को पता लगाना है कि कितने लोगों में यहाँ पे वायरस जा चुका है, इन्फेक्ट कर चुका है, और वहां पे आप लोग ब्लड के थ्रू पता लगाना चाहते हो, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर आप लोग जो है कह सकते हो भाई हर किसी के ब्लड में तो वायरस होगा नहीं, तो हमें क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्लड लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमें पता लग पाएगा कि एक्चुअल में ये वायरस का क्या हमारा कह सकते हो रेंज है, ठीक है, किस तरीके से ये फैल रहा है। तब जाके आप लोगों को आइडिया लगेगा, क्योंकि देखो हर किसी के ब्लड में तो होगा नहीं, कुछ ही लोगों के ब्लड में होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों का ब्लड जब आप लोगे तब आप लोग आइडिया लगा पाओगे कि कितने परसेंटेज लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो देखो जैसे वायरस वाला आप एग्जांपल समझ सकते हो, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन हो गई, और अगर नॉर्मल ब्लड सैंपल हमें लेना है, ठीक है, तो हमारा होमोजेनस पॉपुलेशन हो गई। समझ गए हो क्या आई होप की। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा जैसे सैंपल कैसे सिलेक्ट करोगे आप लोग थोड़ा समझना। सैंपल आप लोग यहाँ पे किस बेसिस पे लोगे तो उसका हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला दो तरह का होता है, जैसे एक हमारे पास मान लो कॉन्टिन्यूअस डाटा हो गया। कॉन्टिन्यूअस डाटा को आप लोग ऐसे समझो कि मान लो हमारा यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था ना कि हमारा कॉन्टिन्यूअस डाटा होता है। देखो आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट देखा था। मान लो आप लोग यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए यहाँ पे सैंपल सिलेक्ट करने वाले हो, तो वहां पे जो हमारा फॉर्मूला है सैंपल का, ठीक है, वो हमारा ये हो जाता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू जेड सिग्मा बाई ई का होल स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पे सिग्मा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाता है, ठीक है, जेड हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो जाती है जेड टेस्ट के लिए, और यहाँ पे ई क्या हो जाता है, ई हमारा हो जाता है मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है, तो हम लोग कितना मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए, है ना, जिसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जेड टेस्ट टी टेस्ट वगैरह लगाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो है हमारा कह सकते हो प्रपोर्शन या फिर परसेंटेज डाटा के लिए लेना चाहें, या फिर कैटेगरिकल डाटा, या फिर कह सकते हो ऐसा डाटा जिसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है, तो वहां पे हमारा सैंपल का फॉर्मूला हो जाता है n इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस पी इंटू जेड अपॉन ई का होल स्क्वायर, जहां पे p क्या हो जाता है, p हो जाता है पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, ठीक है, और जेड ई और n हमारा सेम ही रहेंगे जैसा कि हमारा यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस डाटा में देखा था। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के। बाकी यहाँ पे देखिए ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पावर ऑफ स्टडी के बारे में। अब देखो पावर ऑफ स्टडी ये क्या होता है, देखो वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको समझना कि ये हमारी एबिलिटी होती है टू डिटेक्ट अ ट्रू इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। देखो बहुत ध्यान समझना, जैसे मान लो हमारी जो दवा है ए, ठीक है, तो ए हमारी दवा है मान लो, और मान लो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे ये इफेक्टिव है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक केस क्या देखा था कि जब भी हम लोग कोई नई दवा डेवलप करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि दवा इफेक्टिव है कि नहीं है। तो उसमें नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या मानते हैं कि दवा नहीं इफेक्टिव है, ठीक है, ड्रग हैज नो इफेक्ट, याद है ना, ड्रग हैज
नो इफेक्ट। और वहीं पे अल्टरनेट क्या मानते हैं, ठीक है, सॉरी, अल्टरनेट क्या मानते हैं, अल्टरनेट मानते हैं कि ड्रग हैज इफेक्ट, ठीक है, ड्रग इफेक्टिव है। अब मान लो, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, मान लो जो दवा है, ठीक है, वो एक्चुअल में इफेक्टिव हो, तो कितने परसेंट चांस है कि आप लोग सच में जो है अपने रिसर्च से पता लगा पाओगे कि दवा इफेक्टिव है। ये होती है पावर ऑफ स्टडी। देखो, पावर ऑफ स्टडी का मतलब है टू डिटेक्ट अ ट्रू इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। जैसे मान लो हमारी जो दवा है उस पर आपने स्टडी करी, ठीक है, आपने हाइपोथेसिस वगैरह लगाया प्रॉपर, ठीक है, अपनी रिसर्च परफॉर्म करी, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि हाँ जो ए है, ठीक है, वो एक्चुअल में यहाँ पे उसका क्या निकल के आया, उसमें निकल के आया कि जो हमारी एच नॉट है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है। एच नॉट एक्सेप्ट ना होने का मतलब क्या है कि हमारे अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गई, अल्टरनेट एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि ड्रग हमारी इफेक्टिव निकल गई। तो कितने परसेंट चांस है कि आप यहाँ पे ये वाला रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, ये होता है पावर ऑफ स्टडी। देखो, पावर ऑफ स्टडी का मतलब यही है कि आप जो स्टडी है वो एक्यूरेटली परफॉर्म करोगे, इसके कितने परसेंट चांस है। जैसे अगर जो दवा है, जैसे ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी जो दवा है, ठीक है, वो इफेक्टिव हो, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन करो, कुछ मिस्टेक हो जाए, उसके बाद आप लोग पता लगाओ कि हमारा एस नॉट ट्रू हो गया, ठीक है, कि हमारा एस नॉट इज एक्सेप्टेड। तो एस नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब क्या है कि आप लोग बोलोगे कि ड्रग में कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में ड्रग हमारी इफेक्टिव थी। तो ये गड़बड़ी आप लोग ना करो। इसके इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ स्टडी, ठीक है, कि पावर ऑफ स्टडी का मतलब है टू डिटेक्ट अ ट्रू इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। अगर हमारी दवा इफेक्टिव है तो रिसर्च से आप लोग एक्चुअल में पता लगा पाओ कि हमारी दवा इफेक्टिव है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ स्टडी। देखो, सिंपली नाम से समझ सकते हो, पावर की आपने स्टडी कितनी अच्छे से परफॉर्म करी, उस स्टडी की पावर क्या थी। तो स्टडी की पावर यही होगी ना कि वो स्टडी सही रिजल्ट को हमें शो करे। तो सही रिजल्ट क्या होगा कि अगर इफेक्ट है तो इफेक्ट हमें शो। इट सिंपली मीन्स इफ द इफेक्ट इज रियल, हाउ लाइकली द स्टडी विल फाइंड इट, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर हमारी दवा जो है एक्चुअल में इफेक्टिव है तो स्टडी कितनी परसेंट चांस है कि हमारी जो स्टडी है ये इस इफेक्ट को पता लगा ही लेगी, वही होता है पावर ऑफ स्टडी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस बीटा, और यहाँ पे बीटा क्या होता है, बीटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। हमने देखा था अल्फा, अल्फा क्या था हमारा टाइप 1 एरर, ठीक है, और वहीं पे बीटा क्या था, टाइप 2 एरर। टाइप 1 टाइप 2 एरर हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस में, आप लोग को याद होना चाहिए। तो वही चीज हमारी दे रखी है। अब एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारा स्टडी है एंटीहिस्टामिनिक रिड्यूस एलर्जी, ठीक है, मान लो हमने कोई नई दवा बनाई जहां पे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और वो एलर्जी को रिड्यूस करती है, इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नल हाइपोथेसिस हम लोग क्या बनाएंगे कि एंटीहिस्टामिन हैज नो इफेक्ट, और अल्टरनेट बनाएंगे कि एंटीहिस्टामिन हैज इफेक्ट। तो अब अगर पावर हाई होगी स्टडी की, ठीक है, मतलब मान लो 80 से 90% पावर है, तो यहाँ पे जो स्टडी है वो पता लगा लेगी कि स्टडी विल डिटेक्ट द इफेक्ट। और अगर जो स्टडी की पावर है वो लो है तो वहां पे वो इफेक्ट को मिस कर सकती है। तो इंपॉर्टेंस वही है कि हमारा फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट को जो है रिड्यूस करती है। देखो, फॉल्स नेगेटिव क्या होगा कि सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे ड्रग का इफेक्ट होते हुए भी आप लोग उसको ना बोल दो, और उसके बाद यहाँ पे रिलायबल कंक्लूजन निकालेगी और स्टडी को वैलिड बनाएगी। देखो, कुछ खास है नहीं, ठीक है, बस नाम दे देगा, बाकी यही है कि हमारी जो स्टडी है वो सही होते हुए क्या आप लोग एक्चुअल में पता लगा पाओगे। तो ये हमारा हो जाता है पावर ऑफ स्टडी। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें फाइनली अपने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। तो देखिए, अब रिपोर्ट राइटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमने कोई रिसर्च परफॉर्म करी, ठीक है, रिसर्च परफॉर्म करी हमने, जो है टेस्ट वेस्ट परफॉर्म किया, हमने हाइपोथेसिस बनाई, हमने रिजल्ट निकाला। अब रिजल्ट निकालने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है उस स्टडी का एक रिपोर्ट भी तो तैयार करोगे कि उस स्टडी में आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, और आगे चल के अगर मान लो, ठीक है, मान लो एक दवा की आपने स्टडी करी, ठीक है, एक ए दवा थी, इसकी आपने स्टडी करी, इसके इफेक्ट की, और मान लो आपने जो है स्टडी में कंक्लूजन निकाला कि जो ए है वो इफेक्टिव है, सेफ है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब कल को मान लो ये मार्केट में जाए, और मार्केट में जाने के बाद अगर इस दवा ने कहीं नुकसान कर दिया, अगर इस दवा ने किसी पेशेंट को हार्म कर दिया, या फिर इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट अगर हमें देखने को मिल गए, तो क्या होगा, तो आप लोगों को तो यहाँ पे जांच पड़ताल होगी ना। तो जांच पड़ताल के लिए यहाँ पे जो सबूत होंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे एक प्रूफ होगा, वो कैसे मिलेगा, एविडेंस कैसे मिलेगा, तो वो यहाँ पे इसी से तो मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग से। देखो, रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट हमारा एक एविडेंस की तरह काम करता है ना, ट्रेसिबिलिटी इंश्योर करता है। जैसे मान लो कल को कोई प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम किस वजह से हुई, कहाँ हुई, किसकी वजह से हुई, कौन इन्वॉल्व था उस स्टडी में, किसने इस दवा को इफेक्टिव बताया, और किसने यहाँ पे इसकी सेफ्टी रिसर्च परफॉर्म करी, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ताकि कल को कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे जो भी पर्सन है वो इसको यहाँ पे रिव्यू कर सके। और दिक्कत ना भी हो
ठीक है, दिक्कत ना भी हो, तो आपने यहाँ पे अगर रिसर्च को इफेक्टिव बता दिया है, तो जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या फिर जो और बड़े-बड़े पद पे जो लोग हैं, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे इसको जो है देख-रेख करते हैं, जो कि मॉनिटर करते हैं, तो वो लोग उन लोगों को भी तो चाहिए कि भाई वो लोग भी चेक करें कि आपने क्या किया, कैसे किया, किस बेसिस पे आप दवा को इफेक्टिव बता रहे हो, कैसे आपने कैलकुलेशन करी, कैसे आपने टेस्ट किया। तो वो सब चीज़ें वो लोग कैसे चेक करेंगे? क्या वो लोग यहाँ पे आप लोग के पीछे-पीछे हमेशा चलते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे? आप लोग की रिपोर्ट देखेंगे कि आपने रिपोर्ट कैसे तैयार करी है, रिपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग हमारा क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमारा समरी होती है, कह सकते हो, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पे समरी भी नहीं बोल सकते, हम लोग बेसिकली इसमें हर चीज़ इंक्लूड करते हैं, ठीक है? कि हमने क्या किया, कैसे किया, हर एक स्टेप। तो ये हमारा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होता है रिसर्च फाइंडिंग का, ठीक है, कि रिसर्च में हमने हमने क्या मिला, ठीक है, इन अ क्लियर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड इवैल्यूएट एंड यूज द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब आपने जो है स्टडी करी, तो स्टडी के बाद जो भी रिजल्ट हमारा निकल के आया, तो उसको यहाँ पे दूसरे लोग भी समझ सके, उसको इवैल्यूएट मतलब उसको यहाँ पे कह सकते हो टेस्ट कर सकें, उसको यहाँ पे चेक कर सकें, उसको माप सकें। तो ये सारी चीजें हमारी रिपोर्ट राइटिंग में होती हैं, और ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। देखो, रिसर्च जब हो जाती है फाइनली, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये फाइनल स्टेप होता है। ऑल दो आप ये समझो कि रिपोर्ट राइटिंग हम लोग करते जो है बीच बीच में, मतलब हम लोग हर एक स्टेप की रिपोर्ट बनाते चलते हैं, लेकिन ये फाइनल होता है कि फाइनल हम लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं सब चीजों को मिला के, ठीक है, जहां पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट यू डिड, कि आपने क्या किया, हाउ यू डिड इट, आपने कैसे किया, एंड व्हाट यू फाइंड, और आपको मिला क्या, ठीक है, उस रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकला। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखिए, टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग। देखो, जो भी रिसर्च यहाँ पे रिसर्च से हमें मिला है, जैसे मान लो आपने दवा पे स्टडी करी, ठीक है, तो अगर दवा इफेक्टिव निकल के आई है या फिर नहीं इफेक्टिव निकल के आई है, मान लो नॉट इफेक्टिव या फिर लेस इफेक्टिव, तो उस पर जो चर्चा हो सके, मतलब उस पर कम्युनिकेशन, मतलब उस पर बात हो सके, उस पर हम लोग यहाँ पे और चीजें बातें कर सके कि यहाँ पे क्या कमी रह गई, या फिर क्यों ये दवा बहुत अच्छी है। तो बातें कब होंगी, बातें कैसे होंगी, जब यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग बनाएंगे। टू रिकॉर्ड द स्टडी परमानेंटली। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है, आपने कोई रिसर्च करी, तो उसको यहाँ पे एक हिस्ट्री में यहाँ पे दर्ज करना, उसको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कह सकते हो हमेशा के लिए जो है रखने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इसी रिपोर्ट राइटिंग का यूज करते हैं। उसके बाद टू हेल्प अदर अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द रिसर्च। सिंपल सी बात है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी देख पाए कि आपने क्या किया है, वो भी यहाँ पे इवेल्युएट मतलब एक कंक्लूजन निकाल पाए, उसको चेक कर पाए। उसके बाद हमारा फ्यूचर, अब जैसे देखो, जैसा मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में, जो हमने रिसर्च में देखा था एक एग्जांपल कि हमारी मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल में जैसे मान लो सबसे पहले क्या था, हमारा टेलीफोन था, ठीक है। अब टेलीफोन से क्या हुआ कि हमारा जो है कीपैड फोन आया, है ना, और कीपैड फोन से क्या हुआ कि हमारा स्मार्टफोन आया। अब स्मार्टफोन से भी क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे आज के दिन में तो फोल्डेबल फोन और ये वो। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये पहला स्टेप था, ये क्या थी, ये हमारी डिस्कवरी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्या हुई, जैसे ये दूसरा स्टेप है, ये क्या है, ये रिसर्च है, लेकिन ये रिसर्च नंबर 1 थी ना। जैसे यहाँ पे ये क्या था, ये पहली बार रिसर्च हुई, तो यहाँ पे कीपैड फोन निकला। तो अब यहाँ पे जब पहली बार रिसर्च हुई, तो इसने क्या हुआ, इसने इस टेलीफोन का डाटा यूज किया होगा कि टेलीफोन कैसे बना, क्या बना, इसका डाटा यूज किया। अब जब इस पे और रिसर्च हुई, तो ये जैसे रिसर्च नंबर 2 में क्या निकल के आया, हमारा स्मार्टफोन निकल के आया। तो रिसर्च नंबर 2 में जो स्मार्टफोन निकल के आया, तो उसमें भी तो जो डाटा की स्टडी है वो रिपोर्ट 1 से हुई होगी ना। सबसे पहले रिपोर्ट 1 में जो भी डाटा मिला होगा, उसको यहाँ पे इन लोगों ने स्टडी किया होगा, उसको एनालाइज किया होगा कि भाई इसमें पहले क्या क्या हो चुका है, ताकि हम लोग एडवांस में क्या क्या करें। तो अब यहाँ पे जब रिपोर्ट 2 है, ठीक है, तो उसके बाद इसकी स्टडी करके हमारा रिसर्च नंबर 3 हुई होगी। तो रिसर्च मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार होती है, रिसर्च बार बार चलती रहती है। तो यहाँ पे फ्यूचर में जो रिसर्च होगी उसके लिए डाटा हमारा इस वाली रिपोर्ट से मिलेगा जो आपने अभी करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग है, जैसे मान लो आपने जो है रिसर्च करी, ठीक है, और उसके बाद आपने दवा को इफेक्टिव बता दिया, तो दवा को इफेक्टिव बताने का जो डिसीजन आपने लिया है, तो उसको सपोर्ट कौन करेगा, किस बेसिस पे बताया, तो वहां पे वो रिपोर्ट ही हमारी तय करेगी। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमारी एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हमारी जो अच्छी रिपोर्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें डाटा जो है करेक्ट होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि आपने अपने मन से जो है कुछ भी ऐसा डाल दिया, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, है ना। उसके बाद कंसाइज, मतलब कि अब यहाँ पे देखो, जैसे रिपोर्ट का मतलब क्या है, रिपोर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे हर एक कुछ भी बेसिक से बेसिक डिटेल हम लोग यहाँ पे डाले जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप आपने लिए हैं, उनको इंक्लूड करना है, कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वरना फिर पता चले वो आपने 1000 पेज की कोई बुक बना दी। ऐसा थोड़ी करना है, हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ऑब्जेक्टिव, जैसे रिपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग पूरे साल एग्जाम देते हो, तो आप लोग का रिपोर्ट कार्ड होता है, तो वो क्या होता है, 1 पेज का होता है ना, 2 पेज का होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो रिपोर्ट ऐसा थोड़ी कि वो फिर पूरी बुक तैयार करके देते हैं। तो रिपोर्ट का मतलब ये है कि रिपोर्ट में आप लोग की सारी जो है
इन्फॉर्मेशन भी हो कि आपने क्या क्या किया, आपने कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किया, आपको क्या क्या मार्क्स मिले, और यहाँ पे कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी ना हो। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कोई पर्सनल बैच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर जो दवा पे स्टडी हुई है, ठीक है, तो दवा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है जानबूझ के अपने पर्सनल फायदे के लिए इफेक्टिव बना दिया, ठीक है। वो दवा एक्चुअल में इफेक्टिव है तभी इफेक्टिव हुई है, उसके लिए यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स हमारे फॉलो किए गए हों। और वेल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग्स हो, सेक्शंस हो, सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आर रिसर्च रिपोर्ट की बात करें कि मतलब अगर आप लोग एक रिपोर्ट बना रहे हो, रिसर्च की रिपोर्ट स्पेशली, तो वहां पे उसके स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली कह सकते हो उसमें यहाँ पे हमारी क्या क्या चीजें हमारी होनी चाहिए, मतलब उस रिसर्च को जब आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए। तो आप एक चीज समझो कि जो एक स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट होती है उसमें हमारे 3 मेन सेक्शन होते हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी सेक्शन। देखो प्रीलिमिनरी सेक्शन का मतलब है कि जो सबसे पहला स्टार्टिंग के जो पेजेस हो गए, है ना, और उसके बाद देखो मेन बॉडी। मेन बॉडी का मतलब क्या हो गया कि जो मेन यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन होगी रिसर्च की। और एंड सेक्शन, एंड सेक्शन का मतलब कि और जो रिसर्च है, ठीक है, उसमें आपने कौन कौन सी हेल्प ली, कौन कौन से आपने जो है रेफरेंसेज लिए, ठीक है, उन सबको ऐड कर देना, तो ये हमारा एंड सेक्शन हो जाता है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे प्रीलिमिनरी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दिस सेक्शन प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट एंड हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये हमें एक्चुअल में सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि जो रिपोर्ट है या फिर जो रिसर्च हो रही है वो किस बारे में है, ठीक है, क्यों की जा रही है, क्या प्रॉब्लम थी, उन सबका आइडिया हमारा देता है, मतलब एक बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला हमारा होता है टाइटल पेज। जैसे भाई सिंपल सी बात है, आप लोग कभी कोई बुक भी पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले टाइटल पेज होता है। तो टाइटल पेज में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा टाइटल होगा रिसर्च का। जैसे आप लोग रिसर्च किस बारे में कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग अगर एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग पे जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे टाइटल क्या होगा कि जो है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, या फिर दिस एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, है ना, जिस प्रॉपर ड्रग को आप लोग यहाँ पे पार्टिकुलर उस ड्रग का कुछ नाम होगा, तो वो यहाँ पे आप लोग का टाइटल हो जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ द रिसर्चर, तो यहाँ पे जो मेन हेड है रिसर्च का, जैसे रिसर्च में इन्वॉल्व तो बहुत लोग होते हैं लेकिन जो रिसर्चर मेन हेड है, ठीक है, तो उसका नेम यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज नेम, तो यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे रिसर्च करवा रहा है। जैसे ज्यादातर जो है फार्मा इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वही रिसर्च करवाती हैं, तो वहां पे उनका नेम मेंशन होता है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन, तो यहाँ पे जो रिसर्च हुई, ठीक है, वो कब कंप्लीट हुई, क्या सबमिशन, कब यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारी रिपोर्ट तैयार हुई, तो ये हमारा डेट ऑफ सबमिशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट या फिर एग्जीक्यूटिव समरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक समरी होती है पूरे रिपोर्ट की, ठीक है, जैसे पूरा जो रिपोर्ट है वो किस बारे में है, उसमें क्या कंक्लूजन निकला, उसकी एक शॉर्ट समरी होती है 150 से 300 वर्ड्स में। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, ठीक है, कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, मेथोडोलॉजी मतलब कैसे यहाँ पे आपने रिसर्च का प्लान बनाया, उसके बाद की रिजल्ट मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे इंटरप्रिटेशन निकल के आए, और यहाँ पे कंक्लूजन क्या था। तो ये सारी चीजें मतलब एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होती हैं। बाकी अंदर मेन बॉडी में क्या होगा, मेन बॉडी में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें मेंशन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं उन लोगों के लिए जो कि हमारी हेल्प करते हैं इस स्टडी में, ठीक है। मतलब रिसर्च में आए आप अकेले थोड़ी कर लोगे, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी होगी, तो उन सभी का नाम यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक चैप्टर, जैसे कोई बुक होती है तो कोई बुक होती है उसमें क्या होता है, हर एक चैप्टर का नेम स्टार्टिंग में ही होता है, उसका पेज नंबर लिखा होता है, तो उसी तरीके से ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर्स। अब जैसे उस रिसर्च को और इफेक्टिव बनाने के लिए आपने कौन कौन से टेबल्स या फिर फिगर्स का यूज किया है। जैसे एक अच्छा आप लोग यहाँ पे डाटा जब बनाते हो, मान लो कोई एक अच्छी नोट्स बना रहे हो, तो अच्छी नोट्स कब बनती है, जब उसमें बहुत सारे फिगर्स वगैरह हो, उसमें आपने सारी चीजें फिगर्स के थ्रू एक्सप्लेन करी हो, चार्ट बनाए हो। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना हमारा हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, तो कौन कौन से हिस्टोग्राम, पाई चार्ट या फिर आपने कौन कौन से ग्राफ वगैरह यूज किए हैं, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रीलिमिनरी सेक्शन। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपनी मेन बॉडी के बारे में। तो मेन बॉडी देखो, मेन बॉडी मतलब यहाँ पे इसी में हमारा एक्चुअल में सारा डाटा होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा बैकग्राउंड होता है स्टडी का, कि मतलब जो हमारी स्टडी थी, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपकी स्टडी है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, ठीक है, तो जो स्टडी है, ठीक है, मतलब आपने क्यों यहाँ पे स्टडी करी, क्या हमारे पास अभी तक कोई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग थी ही नहीं, या फिर ये उसका बेटर वर्जन है ना, क्या प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पे फिर नेक्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम क्या थी, तो मान लो हम लोग यहाँ पे कोई नई दवा बना रहे हैं, तो नई दवा क्यों बना रहे हो, पुरानी दवा भी तो है, तो यानी नई दवा आप लोग तभी बनाओगे ना जब पुरानी दवा में कुछ कमियां हो, तो वो कमी क्या थी, वो प्रॉब्लम आप लोग लिखोगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का, है ना, कि स्टडी क्यों करी जा रही है, जैसे इससे क्या भला होगा, किसी का क्या फायदा होगा। उसके बाद
सिग्निफिकेंस और यहाँ पे स्टडी की जरूरत क्या है कि क्यों हम लोग यहाँ पे स्टडी, देखो अगेन यहाँ पे वही सारी चीजें आ जाती है। जैसे यहाँ पे कोई नई दवा आप लोग बना रहे हो तो नई दवा की क्या जरूरत है, पुरानी दवा क्या बहुत नुकसान कर रही है या फिर वो काम ही नहीं कर पा रही है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या, इसमें हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हो जो भी हमारे स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी हम लोग यहाँ पे, देखो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब है कि जो हमारा लिटरेचर, मतलब जैसे मान लो अगेन वही चीज है कि हमारी, मान लो ये रिसर्च नंबर 2 है, ठीक है, तो रिसर्च 2 में हम लोग यहाँ पे रिसर्च 1 में जो भी डाटा हमारे पास आया था, जो भी रिपोर्ट इसकी थी या फिर डिस्कवरी के टाइम जो रिपोर्ट बनी, तो इन दोनों का यूज करेंगे ना। तो इन दोनों का जो एक कह सकते हो शॉर्ट समरी होती है कि हमारी पहले जो फाइंडिंग हो चुकी है, जैसे पहले जो सर्च हो चुकी है उसकी जो भी फाइंडिंग है वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, है ना। लिटरेचर का मतलब यहाँ पे देखो, लिटरेचर का मतलब यहाँ पे पहले की रिपोर्ट से होता है, पहले जो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है तो उसमें क्या क्या हमारे जो है फाइंडिंग्स थे और यहाँ पे उसमें क्या क्या गैप थे, है ना। एग्जिस्टिंग नॉलेज में हमारा क्या गैप है और क्या कमी रह गई, ताकि आप, क्योंकि आप लोग को दोबारा स्टडी करनी पड़ रही है तो पहले पहले जो भी स्टडी हुई है उसमें कुछ कमी रही होगी, तो वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो इसको हमने देखा ही कि इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे जो स्टडी है, ठीक है, वो हम लोग कौन सा टाइप यहाँ पे चूज करेंगे, कौन सा मेथड चूज करेंगे, ऑब्जर्वेशनल चूज करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल चूज करेंगे। डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि उसका लैब टेस्ट कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे सैंपल की डिटेल्स क्या है, ठीक है, कि हमने रैंडम सैम्पलिंग ली है कि हमने नॉन रैंडम सैम्पलिंग ली है ना, कितने पेशेंट लिए हैं, किस तरीके से लिए, किस बेसिस पे लिए हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो है, हमारा जो है कह सकते हो जो भी हमारा डाटा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा जो है प्रेजेंट किया जाता है। जो भी हमने डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया, ठीक है, जैसे मान लो 50 लोगों पे मान लो हमने यहाँ पे अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को टेस्ट किया, तो इन 50 लोगों में इस दवा ने कैसा रिस्पांस किया, तो जो भी डेटा हमें मिला है उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या रिस्पांस आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको इफेक्टिव तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे टेबल्स के थ्रू करें, है ना, या फिर हमारा यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू करें, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफेक्टिवली जो है डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्कशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है, जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया तो डेटा से हमने कुछ रिजल्ट निकाला होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट का मीनिंग क्या है, रिजल्ट से हमें क्या फाइंडिंग मिली, और यहाँ पे कंपेयर द फाइंडिंग विद एक्सपेक्टेशन और प्रीवियस स्टडी। अब जैसे मान लो आपने स्टडी परफॉर्म करी, ठीक है, मान लो एक हमारे पास पुरानी ड्रग थी ए और बी हमारे पास नई ड्रग है, इस पे आपने स्टडी करी, तो ये जो बी ड्रग है, ठीक है, क्या ये हमारी ए से बेटर, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि बी हमारी ज्यादा अच्छी होगी, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पे हमारी जो रिसर्च है वो खरी उतरी कि नहीं उतरी, ठीक है, और या फिर जो है हमारा जो बी है वो पहले ए वाली से बेटर निकला कि नहीं निकला, है ना, कि मतलब जो भी हमारी प्रीवियस स्टडी, तो प्रीवियस स्टडी हमने ए पे ऑलरेडी कर रखी थी, तो ए से क्या कंपैरिजन करो कि मतलब यहाँ पे क्या निकला, क्या फायदा निकला, है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद कंक्लूजन, तो कंक्लूजन मतलब यहाँ पे हमारा फाइनल समरी होती है, जो भी मेजर फाइंडिंग होती है, जैसे यहाँ पे मान लो हमारी जो दवा है, ठीक है, तो वो क्यों ज्यादा इफेक्टिव निकल के आई या फिर क्यों नहीं इफेक्टिव निकल के आई, तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे इसमें मेंशन होती हैं। ये हमारा बेसिकली कह सकते हो आउटकम ऑफ द रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब जो भी रिसर्च आपने करी उसका आउटकम क्या निकला, क्या क्या मतलब आपने पाया, क्या आपने हासिल किया। उसके बाद फाइनली हमारा रिकमेंडेशन आ जाता है। रिकमेंडेशन का मतलब यहाँ पे जैसे देखिए आपने जो भी रिसर्च करी तो उस रिसर्च के बेसिस पे क्या आप लोग रिकमेंड करना चाहोगे। जैसे मान लो जो बी दवा है, ठीक है, अगर वो मान लो नहीं इफेक्टिव निकल के आई तो क्यों नहीं निकल के आई, या फिर कह सकते हो हमारी इफेक्टिव निकल के भी आई, तो यहाँ पे आप लोग क्या जो है रिसर्च के बेसिस पे क्या रिकमेंडेशन दोगे कि क्या क्या चीजें हमारी ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमारी और इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो रिसर्च की फाइंडिंग के बेसिस पे और रिसर्च के मेथड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे फाइनली जो है कुछ रिकमेंडेशंस भी इंक्लूड करते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग में। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने अपने बॉडी सेक्शन को देखा जिसमें हम लोग सारी चीजें एंड करते हैं, मतलब सारी चीजें रखते हैं। और फाइनली बात करें अपने एंड सेक्शन के बारे में, तो एंड सेक्शन में हम लोग यहाँ पे फाइनली जो भी सपोर्टिंग और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारा रेफरेंस, तो रिसर्च करते समय आपने कौन कौन से रेफरेंसेज यूज किए, ठीक है, उनका प्रॉपर जो है साइटेशन स्टाइल में, जैसे हमने देखा था एपीए वगैरह हो गया, ठीक है, पैन कवर हो गया, तो इस तरीके से एक प्रॉपर स्टाइल में आप लोग को जो भी एक ऑफिशियल तरीका है रेफरेंस को ऐड करने का उसमें ऐड करना है। और अपेंडिक्स मतलब यहाँ पे देखिए ये कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब और भी कुछ जरूरी डाटा, जैसे आपने जब यहाँ पे रिसर्च का डाटा जो है कलेक्ट किया, ठीक है, तो डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया, जैसे क्या आपने पेशेंट से क्वेश्चन आंसर किए कि भाई आपको इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, आपको इस दवा से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आपने जो है रॉ डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, मतलब कि रॉ डाटा का मतलब हो गया कि जो भी डाटा है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आपने कलेक्ट किया, तो वहां पे जो भी रॉ डाटा है उसको आप लोग यहाँ पे लास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे
देखो रिपोर्ट के बीच में आप लोग यहाँ पे पूरा डाटा थोड़ी लगाओगे, वहां पे तो आप लोग बेसिकली फाइंडिंग्स अपनी बताओगे। अब मान लो आप लोग यहाँ पे कुछ अटैच करना चाहते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सोर्सेज रेफरेंसेज ऐड करते हैं, सोर्सेज या फिर जो भी हमारा, जैसे जब भी कोई आप वीडियो देखते हो कभी कभी, ठीक है, रिसर्च वाली, तो वहां पे क्या होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोर्सेज ऐड होते हैं। तो वही चीज है कि जो सोर्सेज थे, रॉ डाटा था, या फिर कैलकुलेशन आपने कैसे करी, जैसे कौन सा टेस्ट लगाया आपने, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और उसकी कैलकुलेशन कैसे करी, है ना, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमारा रिजल्ट के बारे में कम्युनिकेशन हो गया कि जो भी रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे दूसरों के साथ भी हमें शेयर करना है ना। तो दूसरों के साथ हम क्या सिर्फ यही बता देंगे कि देखो हमने ये रिसर्च करी और ये हमारा इसका आउटकम निकल के आया। भाई कुछ बेसिस होना चाहिए ना, कुछ हमारा प्रूफ होना चाहिए, तो वो हमारा रिपोर्ट राइटिंग एक प्रूफ प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हो हमारा एक बेसिस देता है कि आप अपनी बात को सही तरीके से बोल पा रहे हो, आप अपनी बात को एविडेंस के साथ बोल पा रहे हो। और उसके बाद प्रोवाइड्स क्लैरिटी। तो सिंपल सी बात है कि जो भी हमारा डाटा है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास प्रॉपर सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली डाटा को अरेंज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे जो सिंपल सी बात है, जब आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करते हो, ठीक है, तो वहां पे एक्चुअल में हमें पता चलता है कि भाई दवा क्या इफेक्टिव, जैसे देखो ये तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रिपोर्ट बहुत तरह की होती है ना, रिसर्च बहुत अलग अलग तरीके की होती है। तो जो भी रिसर्च आपने करी है, उसका कंक्लूजन जो भी निकलेगा, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आप लोग अपना डिसीजन बनाओगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डाटा सभी के साथ शेयर करते हैं। मतलब ये नहीं कि हमने रिसर्च करी तो हम लोग बस अपने बेसिस पे हम लोग बोल दे रहे हैं कि हाँ हाँ हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हम लोग सबके साथ शेयर करेंगे कि हाँ देखो भाई, हमने ऐसे ऐसे परफॉर्म किया, और हाँ यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सच में अच्छा निकल के आया है। उसके बाद एक्ट एज अ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारा परमानेंट जो है डॉक्यूमेंट हो जाता है कि फ्यूचर में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर प्रॉब्लम फ्यूचर में आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई ये दवा क्यों इफेक्टिव है, मुझे प्रूफ दिखाओ, तो वहां पे आप लोग के पास एक प्रूफ रहता है। और उसके बाद यहाँ पे फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आने वाले टाइम में जब रिसर्च होगी, तो अब ये वाला डाटा हमारा जो है एक सोर्स की तरह यूज किया जाएगा, है ना, ये हमारा जो है कह सकते हो एक रेफरेंस बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया रिपोर्ट राइटिंग, और आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में। तो देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सिंपली डाटा को किस तरीके से रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा इन अ क्लियर, सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल वे सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट। देखो यहाँ पे सिंपली समझना कि मान लो हमने यहाँ पे 100 पेशेंट सेलेक्ट किए एज अ सैंपल, ठीक है, इन 100 लोगों पे हमने अपनी स्टडी परफॉर्म करी। अब इन 100 पेशेंट का जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप लोग यहाँ पे कैसे प्रेजेंट करोगे? क्या आप लोग यहाँ पे इसको लिख के प्रेजेंट करोगे, या फिर इसको किसी टेबल के फॉर्म में लिखोगे, कि कोई डायग्राम वगैरह बनाओगे, ग्राफ वगैरह बनाओगे? तो यही हो जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा आप डायग्राम्स, ग्राफ वगैरह का यूज करोगे, आप लोग का डाटा उतना इफेक्टिव, उतना विजुअली अपीलिंग हो जाता है, मतलब दिखने में काफी अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे डाटा को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो रॉ डाटा है उससे हमें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब यहाँ पे देखो, नीड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए, रॉ डाटा क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। देखो रॉ डाटा का मतलब है कि आपने 100 पेशेंट में हमें अपनी स्टडी परफॉर्म करी, ठीक है, तो हर एक का डाटा बस यहाँ पे आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, कि हर एक का रिजल्ट क्या आया क्या आया, ऐसा करके आप लिखते जा रहे हो। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने उससे एक इंटरप्रिटेशन निकाला, और उस इंटरप्रिटेशन को आपने फाइनली लिखा, ठीक है, तो वो हो जाता है डाटा प्रेजेंटेशन। बाकी देखिए, यहाँ पे वही चीज है कि हमारे यहाँ पे अगर रॉ डाटा है तो वहां पे कंपैरिजन करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वहीं आपने अगर इसको एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया तो हमारा कंपैरिजन इजी हो जाता है, क्विक हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है लार्ज डाटा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पैटर्न, ट्रेंड और रिलेशनशिप होता है, जैसे मान लो कोई दवा आप लोग यहाँ पे चेक करो, ठीक है, तो वो दवा अगर किसी पार्टिकुलर तरह के इफेक्ट को शो कर रही है, या फिर कोई ट्रेंड हमें दिख रहा है कि अच्छा ये जो दवा है, ठीक है, ये इन पेशेंट्स को ज्यादा टारगेट कर रही है, या फिर किसी पार्टिकुलर तरह के पेशेंट में ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तो वो सारी चीजें भी हमारे यहाँ पे जो है डेटा प्रेजेंटेशन से शो हो जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा 3 तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक हो गया टेक्सचुअल, ठीक है, टैबुलर और ग्राफिकल। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे टेक्सचुअल की बात करें, तो टेक्सचुअल का मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है डाटा को टेक्स्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट मतलब यहाँ पे मान लो आपने 100 पेशेंट पे स्टडी करी, ठीक है, तो 100 पेशेंट पे स्टडी करने का मतलब है कि आपने सिंपली टेक्स्ट मतलब लिख के जो है डाटा को लिखा कि आउट ऑफ 100 पेशेंट 60 शोड इंप्रूवमेंट आफ्टर टेकिंग एंटीहिस्टामिन व्हाइल 40 डिड नॉट शो इंप्रूवमेंट। मतलब यहाँ पे 100 लोगों में आपने अपनी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को दिया और आपको 60 लोग यहाँ पे रिकवर हुए, 40 नहीं हुए, तो इसको आपने बस लिख के बता दिया, ठीक है।
देखो, अब ये तो एक एग्जाम्पल है छोटा-सा, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग यहाँ पे डाटा हमारे पास बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वहाँ पे मतलब फिर अगर आप टेक्सचुअल प्रेज़ेंटेशन करोगे तो व वहाँ पे हम लोग बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है? जो कि कह सकते हो ठीक है, सिंपल है, ईज़ी है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ठीक है? और लार्ज डाटा के लिए सूटेबल नहीं होता है। मतलब ये हमारा दिखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है और इससे रिज़ल्ट को इंटरप्रिटेट करना भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अगर टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग डाटा डेटा को अपने टेबल्स वगैरह के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, इसका पर्पस होता है कि हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन को मिनिमम पॉसिबल स्पेस में जो है कवर कर पाएँ, कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हम लोग कम से कम स्पेस में लिख पाएँ। जैसे वही चीज़ है, टेक्स्ट में क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट में अगर हर एक इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, जो कि आपको पता है जैसे कोई भी चीज़ है, वो लिखी-लिखी आप लोगों को कहाँ अच्छी लगती है, जब उसको प्रॉपर जो है टेबल वगैरह में अरेंज हो तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हमारे टाइटल होते हैं, रोज़ एंड कॉलम होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मान लीजिए, अब जैसे वही डाटा है कि हमारे पास 100 पेशेंट हैं, लेकिन उसमें हमने क्या किया, एक टेबल बना दी कि 60 हमारे इम्प्रूव हुए, 40 हमारे नहीं इम्प्रूव हुए, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या हुआ, हमने जो है रो बनाए, ठीक है? ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई, ये हेडिंग हो गई, तो मतलब वही चीज़ है कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में डाटा को प्रेज़ेंट करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड हो जाता है डेटा को प्रेज़ेंट करने का, ठीक है? और ये हमारा विजुअली सबसे ज़्यादा प्लीजेंट होता है, सबसे ज़्यादा कह सकते हो, इसमें हम लोग यहाँ पे दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इवन अ कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द डाटा फ्रॉम द ग्राफ। आप सिंपली समझो, मान लो इसी डाटा को आप लोग यहाँ पे एक पाई चार्ट में बना दो, जहाँ पे आप लोग एक तरफ दिखा दो 60% इम्प्रूव, 40% नॉन इम्प्रूव, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सिंपली इस ग्राफ को देख के कोई भी समझ सकता है कि भाई यहाँ पे देखो ये इतना स्पेस जो है ज़्यादा वाला है, ठीक है? और इसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है, मतलब ज़्यादा लोग इम्प्रूव हुए और कम लोग इम्प्रूव नहीं हुए, ठीक है? तो ये डाटा हमारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब इसमें हम लोग बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट इन सबका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पाई चार्ट शोइंग आउटकम ऑफ द 100 पेशेंट, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने पाई चार्ट के थ्रू इसमें दिखा दिया। तो ये हमारा हो जाता है टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रिसर्च प्रोटोकॉल के बारे में, अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, एक होता है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है? रिसर्च रिपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग जो भी रिसर्च हमने करी है, ठीक है? उसको हमने फाइनल कंक्लूजन की एक रिपोर्ट बनाई। और रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होता है? देखो, रिसर्च प्रोटोकॉल कह सकते हो हमारे वो नियम है, ठीक है? हमारे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है? जिनको जिनको ध्यान में रखते हुए, जिनको फॉलो करते हुए हमें अपनी रिसर्च करनी होती है। ये क्या होता है? ये हमारा एक कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमारा इंटायर प्लान होता है रिसर्च स्टडी का। मतलब आप एक चीज समझो, रिसर्च प्रोटोकॉल में क्या होता है, प्रोटोकॉल में आप ऐसे समझो कि प्लान भी होता है, ठीक है? कि हम लोग यहाँ पे रिसर्च करेंगे कैसे, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कह सकते हो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। और बाकी इसके अंदर कुछ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हमें डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे पार्टिसिपेंट को लेना है, किन पार्टिसिपेंट को लेना है, किन को नहीं लेना है, किस बेसिस पे लेना है ना? वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे रिसर्च प्रोटोकॉल में होती है। मतलब ये प्रोटोकॉल है कि भाई इस प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा आप लोग को रिसर्च करते समय। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा ब्लूप्रिंट या फिर रोड मैप की तरह सर्व करता है, गाइड करता है रिसर्च को कि हमें रिसर्च की स्टडी कैसे करनी है, सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और इथिकल मैनर में। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को मेथोडोलॉजी से मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन आप ये समझो ये एक ब्रॉड टर्म हो गया, मेथोडोलॉजी इसका एक छोटा सा पार्ट हो गया, ठीक है? इट इंश्योर्स दैट रिसर्च इज कैरिड आउट इन अ कंसिस्टेंट ऑर्गेनाइज्ड वे एंड रीडिंग द चांसेज ऑफ इन रिड्यूसिंग द चांसेज ऑफ एरर्स एंड बायस। तो सिंपल सी बात है कि हमारी रिसर्च बहुत अच्छे से हो, बायस कम से कम हो, है ना? और रिसर्च प्रोटोकॉल हमारा एक्सप्लेन करता है कि स्टडी हमारी यहाँ पे किस बारे में है, इसको क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसमें इंक्लूड करते हैं। तो प्रोटोकॉल क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। देखो, प्रोटोकॉल में क्या होता है, प्रोटोकॉल में ये भी बताया जाता है कि आप लोग को करना कैसे है और किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। ये दोनों चीजें यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ये हमारा साइंटिफिक एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, ठीक है? और यहाँ पे देखो वही चीजें कि यहाँ पे क्या आ जाता है कि एथिकल कमिटी का भी रोल आ जाता है। जैसे आप लोग जब पेशेंट ले रहे हो, तो पेशेंट लेते समय हमें क्या है कि हमें किन पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है और पेशेंट का कंसेंट लेना है। एथिकल कमिटी हमारी होती है, ठीक है? उसको उससे भी कंसेंट लेना है। तो सबसे कंसेंट लेते हुए हमें अपने जो है रिसर्च को परफॉर्म करना है। एरर, बायस और कंफ्यूजन को प्रिवेंट करना है और रिसर्च को रिप्रोड्यूसिबल बनाना है। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि आपने मान लो कुछ रूल्स को फॉलो करते, मतलब मान लो आपने जो है एक रिसर्च करी, ठीक है? और यहाँ पे इसको जो है एंड तक पहुंचाया। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, तो आप अपने हिसाब से करोगे, ठीक है? और आप अपने हिसाब से कोई रिजल्ट यहाँ पे निकालोगे। अब मान लो वहीं पे कोई बी दूसरा बंदा आ जाए,
तो अगर ये भी मान लो सेम स्टडी कर रहा हो, तो ये भी कुछ अपनी तरीके से करेगा और इसका भी कुछ रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो ज़्यादातर चांसेस हो जाएँगे कि अगर दोनों लोग अपने-अपने तरीके से, मनमानी तरीके से अगर स्टडी को परफ़ॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे रिजल्ट जो है अलग-अलग आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों लोग किसी सेम प्लान को, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ़ॉलो करते हुए रिसर्च को परफ़ॉर्म करेंगे, तो क्या होगा? रिसर्च हमारा रिप्रोड्यूसिबल हो जाएगा। मतलब एक ही रिसर्च को हम लोग यहाँ पे बार-बार कह सकते हैं कि हाँ, आप कितनी बार भी करो, रिजल्ट यही निकलेगा। ठीक है? तो ये हमारा हो जाता है रिसर्च प्रोटोकॉल के फ़ायदे या फिर कह सकते हो इम्पोर्टेंस। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट की बात करें कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो अब देखो थोड़ा समझना ध्यान से। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है टाइटल ऑफ द स्टडी। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट में भी होती है। देखो, रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है? रिसर्च रिपोर्ट में ये होता है कि टाइटल एक्चुअल में है क्या स्टडी का। जबकि रिसर्च प्रोटोकॉल में क्या होता है? इसमें बताया जाता है कि टाइटल होना किस तरह चाहिए। समझ रहे हो? जैसे रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है कि एक्चुअल में टाइटल होता है कि हमारा यहाँ पे मान लो स्टडी है एंटी हिस्टामिन, ठीक है? तो वो एक्चुअल में टाइटल ही होगा कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो टाइटल है, वो किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है? मतलब यहाँ पे ये बताया जाता है, जैसे यहाँ पे जो टाइटल है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, है ना? जो भी रिसर्च आप लोग करें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस टाइटल में। और यहाँ पे वही चीज़ है कि मेन फोकस ऑफ द रिसर्च को ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो भी स्टडी है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड या फिर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और कैसे होना चाहिए, किस तरीके से आप लोग को प्रेजेंट करना है। इट इंक्लूड्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए यही सारी चीजें हैं कि जब भी आप लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह डिजाइन कर रहे हो, तो उसमें वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे हमारा जो है, देखिए रिसर्च प्रॉब्लम इसमें बताया जाता है कि जैसे जब भी आप लोग कोई रिसर्च करने वाले हो, तो रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले क्लियरली डिफाइन करो। मतलब ये ना हो कि आप लोग को यही नहीं पता कि आप लोग रिसर्च करने क्यों जा रहे हो। पता चले बस आप लोग रिसर्च करने जा रहे हो जबकि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो प्रॉब्लम होनी चाहिए और प्रॉब्लम को सही तरीके से हमें एड्रेस भी करना है। ऑब्जेक्टिव भी हमें प्रॉपर तरीके से बताने हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मान लो कोई नई दवा आप लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया कि जिस काम के लिए बनी है उस काम के लिए आप लोग टेस्ट कर रहे हो। जैसे मान लो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, तो इसका काम क्या है? एलर्जी को रिड्यूस करना। लेकिन हो सकता है ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हमारी कुछ और भी काम आ जाए, हो सकता है इसका कुछ और भी जो है रिजल्ट निकल आए, तो वो हमारा एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी इसका जो है निकल सकता है। हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस भी हमारा यहाँ पे वही बताया जाता है कि हाइपोथेसिस हमें किस तरीके से सेलेक्ट करनी है, ठीक है? और यहाँ पे जो भी हमें हाइपोथेसिस इस तरीके से लेनी है जो कि साइंटिफिकली टेस्ट हो सके, है ना? और ये हमारा वेरिएबल्स और जो है कह सकते हो हमारा वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मतलब जो भी हमारे पास डाटा होता है, ठीक है? उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है और एक डायरेक्शन जो है देता है रिसर्च को। उसके बाद देखिए स्टडी डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम लोग किस तरह की स्टडी डिजाइन करने वाले हैं। जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं, अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्टडी पॉपुलेशन, तो स्टडी पॉपुलेशन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कितने लोगों पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे बेसिकली कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को, मतलब सिंपल सी बात है कि हमने कितने सैंपल को सिलेक्ट किया। हमने मान लो हम लोगों को पेशेंट सेलेक्ट करना है, हमने 50 लिया है कि 100 लिया है। और यहाँ पे देखिए जो भी सैंपल साइज है वो स्टेटिस्टिकली यहाँ पे जस्टिफाई होना चाहिए, फिर सिग्निफिकेंट होना चाहिए। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था सैम्पलिंग टेक्निक, या फिर यहाँ पे हमने देखा था कि सैंपल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सैंपल साइज को लेना है, ठीक है? कि सैंपल साइज यहाँ पे हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो और यहाँ पे जस्टिफाई हो कि क्यों आपने इतना सैंपल लिया है। ज्यादा लिया है तो क्यों लिया है, कम लिया है तो क्यों लिया है। और यहाँ पे हमने मेथड्स कैसा लिया है, जैसे आपको पता है हमारा एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे जो है कह सकते हो स्टेट होती है कि आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे सैम्पलिंग करनी है। फिर वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे हमारे स्टडी में कौन कौन से फैक्टर्स वेरिएबल्स हैं। जैसे आप लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो भी हमारे इसी का पार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फाइनली बात करते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में। तो मेथोडोलॉजी में मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग कैसे स्टडी परफॉर्म करने वाले हो, है ना? डाटा कलेक्शन मेथड हो गया, टूल्स हो गए, ड्यूरेशन कितनी रहने वाली, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद डेटा एनालिसिस प्लान, तो देखो डेटा एनालिसिस प्लान का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग सिंपल सी बात है कि आप लोग डेटा को कैसे एनालाइज करोगे। तो वहां पे भी मेंशन होता है कि किस तरह के डेटा को किस तरह के टेस्ट से एनालाइज करना है। जैसे टी टेस्ट हो गया, एनोवा, चाई स्क्वायर टेस्ट।
एथिकल कंसिडरेशन तो हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमने पार्टिसिपेंट लिए हैं वो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड हो, ठीक है, उनको उनसे हमने प्रॉपर कंसेंट लिया हो। और यहाँ पे देखो हमें उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना है हमें इन्फॉर्मेशन को। बेसिकली हमें जो है जो भी पेशेंट हमने लिए हैं हमें यहाँ पे पब्लिक में नहीं बताना है कि हमने इन पेशेंट्स को लिया है, इन पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उनकी प्राइवेसी को हमें मेंटेन रखना है और जो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी होती है हमें उससे अप्रूवल लेना है। तो ये हमारा एथिकल कमेटी आ जाता है। फिर टाइमलाइन तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसर्च के लिए जो भी हमारा टाइमलाइन होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से जो है कह सकते हो इवेंट में कौन कौन सी चीजें हमारी यहाँ पे होंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे हम प्रॉपर जो है जो भी रेफरेंस हमने लिए हैं, जो भी सोर्सेज हमने यूज किए हैं, जो भी प्रीवियस स्टडीज से हमने डाटा कलेक्ट किया है, वो सभी चीजें हमें यहाँ पे ऐड करनी है। और फाइनली एनेक्चर की बात करें तो एनेक्चर हमारा फाइनली जो है लास्ट सेक्शन हो जाता है जिसमें हम लोग यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चनर, जैसे कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, पेशेंट कंसेंट फॉर्म हो गया, डाटा कलेक्शन शीट हो गया, इंटरव्यू फॉर्मेट हो गया, ठीक है, जैसे इंटरव्यू करके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर एथिकल अप्रूवल लेटर हो गया, परमिशन हो गई, जैसे आप लोग जहां भी अपना रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, जैसे हॉस्पिटल में मान लो आप लोग पेशेंट्स पे कर रहे हो तो वहां पे परमिशन भी लेनी होती है, तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे रिसर्च प्रोटोकॉल। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो ये हो जाता है हमारा कोहोर्ट स्टडी। अब देखो कोहोर्ट स्टडी की बात करें तो देखो सबसे पहले आप ये समझो ये हमारा किसका टाइप है, ये हमारा टाइप है एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी का। किसका? ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एक टाइप है कोहोर्ट स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी को भी अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, बट आप लोग ये समझो कि कोहोर्ट स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एक टाइप हो जाता है। और आप ये समझो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम लोग करते क्या है, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, नाम ही ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब कि यहाँ पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें जो है जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स या फिर जिन भी लोगों पे हम स्टडी कर रहे हैं हमें उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, ना तो हमें खुद से कोई दवा देनी है। तो आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग स्टडी फिर किस चीज की करेंगे। देखो यहाँ पे स्टडी कैसे होती है, जैसे एक एग्जांपल से आप लोग समझो, एक बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि आप लोग को बुक्स में हमेशा देखने को मिलता है कि मान लो हमें स्टडी करनी है लंग कैंसर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई दवा का इफेक्ट नहीं चेक करना है, बल्कि हम लोग मान लो एक बीमारी पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो बीमारी मान लो हमारी लंग कैंसर है। अब हमें यहाँ पे मान लो देखना है कि जो लंग कैंसर है वो किन किन लोगों को हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि लंग कैंसर का एक मेजर रीजन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मेजर रीजन हमारा टोबैको कंजम्पशन भी हो जाता है ना। और वो भी हमारा आप लोग को पता है लंग्स में अगर हमारा कैंसर हो तो वहां पे जो टोबैको है वो किस फॉर्म में, स्मोकिंग या फिर सिगरेट के फॉर्म में हमारा जो है कह सकते हो कंज्यूम किया जाता है। तो अब आप ये समझो कि हम लोग यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे। अच्छा देखो ऐसा तो है नहीं कि लंग कैंसर सिर्फ यहाँ पे सिगरेट पीने वालों को होता है, जैसे जितने भी लंग कैंसर के केसेज आते हैं क्या सारे सिगरेट पीने वालों के आते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन ये भी है कि आप लोग देखोगे, ठीक है, तो आप लोग को दिखेगा कि हाँ कहीं ना कहीं टोबैको और सिगरेट का एसोसिएशन इससे हमें देखने को मिलता जरूर है। मतलब लंग कैंसर में बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे टोबैको या फिर सिगरेट के भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सारे भी नहीं होते हैं। तो अब मान लो हमें लंग कैंसर के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे खुद से कुछ नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हो दो ग्रुप यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। मतलब दो ग्रुप हमने यहाँ पे चूज किए। अब इस दो ग्रुप में मान लो हमारे पास एक ग्रुप ऐसा है जो कि है स्मोकर, ठीक है, क्या है, स्मोकर है, और एक है नॉन स्मोकर, मतलब जो सिगरेट नहीं पीता है। अब हम लोग यहाँ पे देखो खुद से हम लोग यहाँ पे इनको ना तो किसी को सिगरेट खुद से हमने दी है और ना तो किसी से खुद से छीनी है, ठीक है। हमने नेचुरल सेटिंग में मतलब हमने खुद ही आसपास जो है अपने ऑब्जर्व किया और कुछ लोगों को हमने जो है अपनी इस स्टडी का पार्ट बनाया, जिसमें से कुछ लोग हमारे सिगरेट पीते थे और कुछ लोग हमारे सिगरेट नहीं पीते थे। देखो ये एक एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को बुक में देखने को मिलता है कि कोहोर्ट स्टडी किस तरीके से होती है, समझना, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो सिगरेट पीने वाले हैं और जो नहीं सिगरेट पीने वाले हैं इनको हम लोग यहाँ पे काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ये नहीं कि हम लोग इन पे कोई 6-7 महीने 1 साल तक स्टडी करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे इनको लगभग 10 से लेके 12 सालों तक हम लोग यहाँ पे इनको क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इनको देखते रहते हैं, इनको ऑब्जर्व करते रहते हैं। और 10 से 12 सालों में हम लोग देखेंगे कि कितने लोगों ने लंग कैंसर डेवलप किया स्मोकर और नॉन स्मोकर से, ठीक है। मतलब मान लो हमने 500 स्मोकर लिए
और 500 नॉन स्मोकर लिए। अब उसके बाद लगभग 10 से 12 साल बाद देखेंगे कि इन 500 स्मोकर्स में कितने लोगों को कैंसर हुआ और नॉन स्मोकर में कितने लोगों को कैंसर हुआ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना डेटा को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बाकी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कोहोर्ट स्टडी क्या है, एक टाइप की ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोहोर्ट। अच्छा, कोहोर्ट नाम क्यों पड़ा हुआ है? देखो, कोहोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो। अब जैसे मान लो एक हमने स्मोकर का ग्रुप लिया, तो स्मोकर ग्रुप का क्या मतलब है? स्मोकर ग्रुप का मतलब सारे ऐसे बंदे जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक सिमिलरिटी नहीं हो गई, सिमिलरिटी क्या हो गई? स्मोकिंग। और मान लो हमने नॉन स्मोकर ग्रुप लिया, तो इन सभी में एक सिमिलरिटी नहीं हो गई कि ये सभी नॉन स्मोकर है, तो यही हो जाता है कोहोर्ट स्टडी। ठीक है, इट्स फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ऑब्जर्व हाउ सर्टेन एक्सपोजर अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अ डिजीज और आउटकम। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे एक कह सकते हो ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि बेसिकली दो अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप यहाँ पे किसी पार्टिकुलर चीज से एक्सपोज होता है और एक नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप हमारा मान लो स्मोकर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सिगरेट से एक्सपोज है, मतलब ये सिगरेट पी रहा है, और एक क्या है, एक नहीं एक्सपोज है। और फिर दोनों में ही देखते हैं कि यहाँ पे डिजीज या फिर आउटकम किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और जो एक्सपोजर है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखो दोनों में ही कुछ ना कुछ लोगों को लंग कैंसर होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्मोकर वाला ग्रुप है, इसमें स्मोकिंग क्या एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर स्टडी करते हैं। कोहोर्ट की बात करें तो देखिए जो हमारा कोहोर्ट वर्ड है, ये हमारा यहाँ पे एक कह सकते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जिनके अंदर कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि या तो सिमिलर एज ग्रुप के होंगे। मान लो हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सब यहाँ पे 60 से 70 साल के हैं, या फिर एक हमने ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें सब लोग यहाँ पे क्या है, सब लोग मान लो या तो जो है वर्कर हैं, सब लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब लोग यहाँ पे मान लो कुछ भी है, ठीक है, डॉक्टर हमने ले लिया, सब लोग यहाँ पे किसी पार्टिकुलर जो है बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर यहाँ पे एक्सपोजर टू आर रिस्क फैक्टर, तो वही चीज है, या तो सब लोग एल्कोहलिक हैं, सब लोग स्मोकर हैं, है ना, या फिर सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे स्मोकर हो गया, फैक्ट्री वर्कर्स, तो सारे फैक्ट्री वर्कर्स वर्कर्स क्या हो गए, कोहोर्ट ग्रुप में आ गए। डायबिटिक पेशेंट, मतलब अगर मान लो हमने कुछ डायबिटिक पेशेंट ले लिए 500, तो सभी की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सभी को डायबिटीज है। अब बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या होता है, देखो बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। एक होता है एक्सपोज ग्रुप, यानी कि जो किसी पार्टिकुलर चीज से एक्सपोज होता है, जैसे स्मोकर्स, स्मोकर्स क्या है, सिगरेट से एक्सपोज है। और एक होता है नॉन एक्सपोज ग्रुप, जैसे कि नॉन स्मोकर्स। अब यहाँ पे दोनों ग्रुप को हम लोग यहाँ पे काफी लंबे समय तक फॉलो करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे दोनों में किस तरीके से बीमारियां हो रही हैं या फिर कितने लेवल पे हो रही हैं, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे इससे पता लगा पाते हैं कि एक्सपोजर की वजह से डिजीज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कैसे पता लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हमारे पास कुछ टूल्स या फिर कुछ हमारे पास फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उनका यूज करके हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बात करें, हमारे पास एक स्टडी टॉपिक है स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे सपोज हमने जो है 100,000 लोगों को लिया, 1000 लोग, ठीक है, 1000 में से 500 हमारे पास स्मोकर है और 500 नॉन स्मोकर है, ठीक है, मतलब 500 कह सकते हो एक्सपोज ग्रुप हो गया, 500 नॉन एक्सपोज ग्रुप हो गया, और इनको हमने 10 साल तक फॉलो किया। और 10 साल फॉलो करने के बाद हमने क्या देखा कि ये जो 500 स्मोकर ग्रुप था, ठीक है, इसमें से 500 में से यहाँ पे 100 लोगों को यहाँ पे क्या हो गया, लंग कैंसर हो गया। और जो 500 नॉन स्मोकर ग्रुप था, इसमें से भी 20 लोगों को लंग कैंसर हो गया, ठीक है, मतलब नॉन स्मोकर में भी हुआ, स्मोकर में भी हुआ। अब हालांकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि स्मोकर में ज्यादा हुआ है, लेकिन अब देखो हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखने से रिजल्ट नहीं इंटरप्रेट करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे अब कुछ फॉर्मुले वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फॉर्मुला आ जाता है, सबसे पहला हमारा आ जाता है इंसिडेंस कैलकुलेशन, कि जो इंसिडेंस है वो कितने परसेंटेज लोगों में हुआ है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे देखो इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप का मतलब है कि जो लोग यहाँ पे स्मोकर थे उनमें कितना इंसिडेंस हुआ है। तो हम लोग अगर परसेंटेज निकालें तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ केसेज इन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज ग्रुप। तो देखो नंबर ऑफ केसेज, तो यहाँ पे कितने लोगों को हुआ, हमने देखा कि 100 लोगों को हुआ, यानी 100 केसेज है, ठीक है, तो 100 हमने ऊपर रख दिया। और नीचे हम लोग टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज ग्रुप, तो टोटल कितना, टोटल तो हमारे पास 500 स्मोकर्स हैं, तो टोटल यहाँ पे 500 हमारे पास स्मोकर है। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन करी तो हमारा कितना निकल के आया, 20%, ठीक है। जैसे 0.2 आएगा और 0.2 को परसेंटेज में निकालना है तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा 20% आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो स्मोकर ग्रुप था, ठीक है, इस स्मोकर ग्रुप में हमारे पास 20% लोगों को क्या हुआ, कैंसर हो गया, मतलब लंग कैंसर हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे नॉन एक्सपोज ग्रुप में कैलकुलेट करें तो नॉन एक्सपोज में भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा कि नंबर ऑफ केसेज इन नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नॉन एक्सपोज। तो देखो नंबर ऑफ केसेज कितने हैं, 20,
और टोटल कितना है 500, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 0.04 ईयर। और अगर इसी को आप परसेंटेज में निकालोगे तो 4%। तो नॉन एक्सपोज यानी जो लोग सिगरेट नहीं पीते थे उसमें से सिर्फ 4% लोगों को कैंसर हुआ। तो देखो एक तो हमें इंटरप्रिटेशन ये मिली कि सिगरेट पीने वालों में 20% लोगों को हुआ और ना पीने वालों में 4% लोगों को हुआ। लेकिन अब देखो अब हम लोग कुछ और भी चीजें करेंगे। जैसे अब हम लोग दूसरा पता लगाएंगे एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अब देखो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का सबसे पहले बात फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका होता है कि जो हमारा एक्सपोज ग्रुप है, ठीक है, और जो नॉन एक्सपोज ग्रुप है, इसमें इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस आप लोग निकालोगे तो आ जाएगा 0.16 और इसी को परसेंटेज में निकालोगे तो आ जाएगा 16%। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि जैसे हमने देखा कि जो हमारा एक्सपोज ग्रुप था, ठीक है, कितने थे 500 थे, और उसमें से यहाँ पे 100 लोगों को कैंसर हुआ था, ठीक है। तो देखो 500 में से 100 लोगों को कैंसर हुआ तो ये कितना 20% निकल के आया था। तो यहाँ पे ये 16% ये बता रहा है कि इस 20% में, ठीक है, 16% लोगों को कैंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिगरेट की वजह से हुआ है। अब देखो आप लोग थोड़ा समझना, कंफ्यूज मत होना का। आप लोग सोच रहे कि 16% क्यों सर, 20% दिखा रहा है। देखो 20% यहाँ पे क्या है, 20% यहाँ पे एक्सपोज ग्रुप का टोटल कैंसर है ना। तो अब यहाँ पे देखो जरूरी थोड़ी है कि एक्सपोज ग्रुप में सारे लोगों को कैंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिगरेट की वजह से हुआ, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि नॉन एक्सपोज ग्रुप में कैंसर हुआ ही नहीं किसी को। भाई जैसे जो हमारे पास नॉन एक्सपोज ग्रुप थे 500, उसमें से भी तो हमारा यहाँ पे 20 लोगों को कैंसर हुआ। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर यहाँ पे 20 लोगों को कैंसर बिना सिगरेट के हो सकता है, तो ये जो सिगरेट पीने वाले, जैसे यहाँ पे 20 लोगों को कैंसर किस वजह से हुआ होगा, किसी ना किसी और वजह से हुआ होगा ना, क्योंकि ये लोग तो सिगरेट पी नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे 500 लोग सिगरेट पी रहे हैं और इन 500 में से 100 लोगों को कैंसर हुआ। तो 100 में से जरूरी थोड़ी है कि सभी को सिगरेट की वजह से हुआ होगा, जैसे कुछ लोगों को कुछ और वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 4% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको किसी और वजह से भी हमारा जो है कह सकते हो लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी 16%, ठीक है, 16% लोग तो इसमें ऐसे ही थे। बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि इन 500 में से जो है 16% लोगों को तो पक्का पक्का कैंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ सिगरेट की वजह से ही हुआ है। देखो समझ पा रहे हो ना इस चीज को। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा कि दोनों ही लोगों को कैंसर हुआ, जो स्मोकिंग करते थे उनको भी हुआ, जो नॉन स्मोकिंग थे उनको भी हुआ। तो स्मोकर में 100 लोग हुआ, नॉन स्मोकिंग में 20 लोग हुआ। तो जो स्मोकर में 100 लोग हुए तो क्या जरूरी है कि इन 100 लोगों को सिर्फ स्मोकिंग से हुआ हो कैंसर? तो यहाँ पे कितने लोगों को कैंसर सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग से हुआ है वो बताता है हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16% का मतलब यही है कि 20 में से जो 20% टोटल नंबर निकल के आया था उसमें से 16% लोगों को कैंसर सिर्फ और सिर्फ सिगरेट की वजह से हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे रिलेटिव रिस्क निकालें, रिलेटिव रिस्क का मतलब होता है कि जो कैंसर कह सकते हो सिगरेट पीने वाले या फिर जो एक्सपोज ग्रुप है उसमें कितने % ज्यादा चांस है डिजीज होने के। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले ऊपर आप लिखो इंसिडेंस इन एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय इंसिडेंस इन यहाँ पे नॉन एक्सपोज ग्रुप, ठीक है। नॉन देखो नॉन का मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 से डिनोट करते हैं कि यहाँ पे मतलब जिनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो इंसिडेंस इन एक्सपोज कितना था 0.2 और नॉन में कितना था 0.04। तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा जो है 5। तो यहाँ पे 5 का मतलब होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें 5 टाइम्स हाइयर रिस्क होता है, मतलब 5 गुना ज्यादा चांस है वो लंग कैंसर डेवलप करे कंपेयर टू नॉन स्मोकर, ठीक है। तो ये हमारा जो है कह सकते हो कंक्लूजन इसका निकल के आता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोहोर्ट स्टडी की बात करें तो ये भी हमारे 3 टाइप की होती है। एक होती है प्रोस्पेक्टिव। देखो प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब कि जो स्टडी हमारी प्रेजेंट में हो रही है। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे समझो कि हम लोग मान लो अगर हमें आज स्टडी परफॉर्म करनी है, मान लो 2026 में हमने स्टडी परफॉर्म करनी है, तो अब मान लो हमें 10 साल के लिए करनी है, तो 2026 से लेके 2036 तक जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे वो जाएगी प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। कि मतलब अब यहाँ से हमने 10 सालों तक के लिए जो है पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया। और एक होती है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव। देखो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होती है कि मान लो हमें जो है कोई स्टडी परफॉर्म करनी है और पहले से भी कोई स्टडी अगर उस चीज पे हो चुकी है, तो अगर आप लोग उसका डाटा यूज करते हो, मान लो यहाँ पे आज 2026 में आप लोग को इस चीज के बारे में पता लगाना है कि कितने लोगों को कैंसर जो है सिगरेट की वजह से होता है, कितने लोगों को सिगरेट की वजह से नहीं होता है। और मान लो 2016 में कोई स्टडी पर ऑलरेडी हुई थी, ठीक है, और उसकी जो रिपोर्ट है वो 2026 में ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे कोई नया डाटा परफॉर्म करने से अच्छा है आप लोग यहाँ पे जो स्टडी 2016 में हुई थी और 2026 तक चली थी, जिसमें यहाँ पे 10 सालों तक स्टडी चली है, उसी का डाटा उठा लो, ठीक है। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, पास्ट रिकॉर्ड यूज होता है। यहाँ पे मतलब ऑलरेडी जो है डिजीज हो चुकी होती है यूजिंग हॉस्पिटल डाटा। तो कोई हॉस्पिटल का डाटा आप लोग उठा लो,
टू स्टडी स्मोकिंग हिस्ट्री एंड लंग कैंसर केसेस। और एक होती है कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि थोड़ा सा आप लोग पास्ट डाटा ले लो और थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंट की स्टडी मतलब फ्यूचर की स्टडी कर लो या फिर प्रेजेंट की कर लो। जैसे मान लो 10 सालों तक के लिए आप लोग को स्टडी करनी है, तो एक काम करो 2020 से लेके ठीक है 2026 तक के आप जो है पांच डाटा उठा लो कि पहले से जो भी स्टडी हो चुकी हो, और 2026 से लेके और 2030 तक आप खुद ऑब्जर्व कर लो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कॉम्बिनेशन कोहोर्ट स्टडी। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। देखो सिंपल सी बात है कि सिगरेट की वजह से स्मोकिंग कितने लोगों को हो रही है ये हमारा बताना है। मतलब ये तो एक एग्जांपल था, बाकी इसी तरीके से हमारे बहुत सारे केसेस इसमें हो सकते हैं। और मेजर करता है इंसिडेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूजफुल होता है स्टडिंग रिस्क फैक्टर, और यहाँ पे डाटा टू कैलकुलेट AR एट्रीब्यूटेबल रिस्क, रिलेटिव रिस्क, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इसमें कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बारे में। तो देखिए अभी हमने जो कोहोर्ट स्टडी देखी वो इसी का पार्ट थी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी जो भी हमारे वेरिएबल्स या फिर जो भी हमारे कह सकते हो हमारे पास सैंपल होता है उसमें हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को। रिसर्चर स्टडीज इवेंट एज दे नेचुरली कर, मतलब नेचुरली जो चीजें हो रही है आप लोग बस उसको ऑब्जर्व करते जाओ, खुद से कोई भी जो है इंटरवेंशन। देखो नो इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, छेड़छाड़, मतलब आपने खुद से कुछ नहीं किया। जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी जब पढ़ी थी आप लोग को याद हो, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हमारे पास एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग खुद से क्या कर रहे थे, डोजेस को बढ़ा रहे थे घटा रहे थे। यहाँ पे आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना। एक्सपोजर इज नॉट असाइंड, मतलब देखो यहाँ पे एक्सपोजर आपने खुद नहीं दिया। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप होते हैं ना, एक होता है एक्सपोज ग्रुप, एक होता है नॉन एक्सपोज ग्रुप। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक्सपोज ग्रुप में आपने खुद से एक्सपोजर दिया। जैसे हमने यहाँ पे जो 500 स्मोकर पकड़े थे उनको हमने खुद से सिगरेट नहीं पिलाई, वो पी रहे थे, वो नेचुरली था। ठीक है, मतलब आपने असाइन नहीं किया है, मतलब आपने ये नहीं कहा कि भाई सिगरेट पियो तुम 10 साल तक, फिर हम देखते हैं कि तुम में भाई, ऐसा तो कोई करेगा भी नहीं कि आपके कहने से सिगरेट पिए। खैर आजकल तो कहने से बहुत लोग पी ही लेते हैं, तो मतलब वही बात है। ठीक है, बाकी देखो मत पियो, ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई पी रहा है तो नहीं सही है। देखो लंग कैंसर ठीक है सब में नहीं होता है, आई नो, बट अच्छी चीज तो नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। अगर पी रहे हो तो प्लीज कंट्रोल करो, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। आई नो एक बार में नहीं छूटेगी, बट एटलीस्ट कोशिश करिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए जो स्टडी होती है वो यहाँ पे एक नेचुरल सेटिंग में यहाँ पे कंडक्ट होती है। मतलब यहाँ पे वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे खुद से कुछ नहीं कर रहे, एक नेचुरली यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं है ना। तो हमने खुद से ना तो कोई किसी को सिगरेट पिलाई, ना तो हमने खुद से जो है कोई छेड़छाड़ करी, ना तो हमने किसी को ज्यादा सिगरेट दी ना कम सिगरेट दी। जो नेचुरली हो रहा है बस वो हमने उसको जो है ऑब्जर्व किया। और यहाँ पे मेनली हम लोग जो है एसोसिएशन को आइडेंटिफाई, एसोसिएशन मतलब वही है कि कनेक्शन हमारा कि भाई जो है सिगरेट और लंग कैंसर का क्या कनेक्शन है। और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात करें तो हमारा हो गया कोहोर्ट, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल। तो ये सारे हमारे जो है इसके टाइप्स हो जाते हैं। कोहोर्ट आपने पढ़ ही लिया है। एग्जांपल की बात करें तो स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर बाय ऑब्जर्विंग स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देयर हैबिट्स। ये सारी चीजें हमने अभी अभी ऑलरेडी देख ली हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा यहाँ पे जैसे एथिकल हो जाता है, प्रैक्टिकल। देखो यहाँ पे ये चीजें क्या है कि एथिकल है। जैसे देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या है कि हम लोग खुद से एक एक ग्रुप को दवा देते हैं, एक ग्रुप को नहीं देते हैं, है ना। तो वहां पे क्या है कि थोड़ा सा एथिकल प्रॉब्लम आती है। मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि मान लो कोई जो है सीवियर डिजीज से कोई पेशेंट अगर सफर कर रहा है और आप जानबूझ के उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के लिए दवा ना दो, तो ये गलत बात है, ये एथिकल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं भाई, आपने किसी को सिगरेट नहीं पिलाई है ना, तो यहाँ पे आपने खुद ही स्टडी करी, मतलब नेचुरली जो हो रहा है, तो वहां पे आपने कुछ भी एथिकल जो है छेड़छाड़ नहीं करी है। लेस एक्सपेंसिव है, मतलब आपने ना किसी पेशेंट को सिलेक्ट किया, ना तो आपको उनको कुछ पे करना है, ना तो किसी से कुछ करवाना है। और यहाँ पे सुटेबल व्हेन एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वही बात है, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं पॉसिबल तो ये हमारा अच्छा होता है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करते हैं, देखिए इसको आपने ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड पार्ट में पढ़ ही लिया था। तो ये हमारी क्या होती है, इसमें हम लोग यहाँ पे खुद से जो है इंटरवेंशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब खुद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक जो है कंट्रोल ग्रुप डिसाइड करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, एंड कंट्रोल करता है एक्सपोजर को। एक्सपोजर अब यहाँ पे जैसे मान लो हम लोग दवा की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो दवा देना ना देना रिसर्चर के हाथ में होता है। ठीक है, अब इसमें कम से कम दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। इसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो यूनिट 2 में बहुत अच्छे से।
ठीक है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे रैंडमाइजेशन का यूज करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे ये नहीं कि हमने किसी को एक्सपेरिमेंटल को किसी को कंट्रोल में ऐसे अपने मर्जी से डाल दिया, बल्कि हम लोग रैंडमली किसी को कंट्रोल और किसी को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालते हैं, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। और बाकी अगर इसके बेसिक स्टेप्स की बात करें तो आप सभी को पता है, इसमें हम लोग पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे किसी में डोज बढ़ाते हैं, घटाते हैं, है ना, किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। कीप कंट्रोल ग्रुप अनट्रीटेड, है ना, कंट्रोल ग्रुप में हम लोग प्लेसिबो देते हैं, फिर आउटकम को कंपेयर करते हैं। अब इसके भी हमारे जैसे टाइप्स की बात करें तो रैंडमाइज्ड, नॉन रैंडमाइज्ड, कम्युनिटी कंट्रोल, कम्युनिटी ट्रायल। और एडवांटेजेस की बात करें तो बेस्ट होता है कॉज इफेक्ट के लिए, है ना, हाईली रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, कंट्रोल होता है हमारा वेरिएबल्स पे। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखो, क्लिनिकल ट्रायल आप सभी को पता ही है, कोई नया वर्ड थोड़ी है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कि जब हमारी दवा नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर लेती है, जब भी कोई नई दवा हम लोग बनाते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज पे टेस्ट करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे बेसिकली ह्यूमंस पे उसकी टेस्टिंग करते हैं। इसके हमारे यहाँ पे वैसे तो 4 फेस होते हैं, लेकिन अब अगर पूरा आप लोग देखो तो एक्चुअल में इसके 5 फेस होते हैं। एक होता है फेस 0 भी होता है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 ही पढ़ लेते हैं, बट फेस 0 भी होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे आप लोगों को फेजेस के बारे में तो पढ़ना ही है, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये तो पढ़ना है कि फेज 0, फेज 1, फेज 2 में क्या होता है, लेकिन आपको उसके साथ साथ ये भी पढ़ना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल अगर आप लोग को करना है तो उसको कैसे करोगे आप लोग, जैसे उसकी भी तो हमें डिजाइनिंग करनी है। जैसे हमने डिजाइनिंग मेथोडोलॉजी देखा था, ठीक है। तो कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल भी देखो, क्लिनिकल ट्रायल भी एक टाइप से जो है कह सकते हो रिसर्च के अंदर ही आ जाता है कभी कभी, ठीक है, और कभी कभी ये डिस्कवरी के अंदर भी आ जाता है। तो दोनों में ही हमारा ये आ जाता है। बाकी आप ये समझो कि बिल्कुल सिमिलर से स्टेप्स यहाँ पे भी होते हैं। जैसे रिसर्च में जो भी चीजें हम लोग करते हैं वही सारी चीजें क्लिनिकल ट्रायल्स में भी होती हैं। तो डिजाइनिंग का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी ड्रग है उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करेंगे, और यहाँ पे ये हमारा ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है कि क्लिनिकल ट्रायल हमारा कैसे कंडक्ट होगा। सिंपल सी बात समझो, ये एक प्लान होता है, प्लान कि कैसे आप लोग करने वाले हो। तो डिटरमाइन, तो यहाँ पे देखिए, अब इस क्लिनिकल ट्रायल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्यों क्लिनिकल ट्रायल कह सकते हो करते हैं, या फिर इसको डिजाइन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें किसी दवा की एफिकेसी पता लगानी है, हमें उस दवा की सेफ्टी पता लगानी है, हमें ये देखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है, उससे वो अच्छा है कि नहीं है। जैसे मान लो आपने सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डेवलप करी, तो क्या वो फर्स्ट जन से अच्छी है कि नहीं है, तो यही इसीलिए तो आप लोग कर रहे हो, टू मिनिमाइज बायस एंड एरर्स। अब यहाँ पे देखो, डिजाइन क्यों करोगे, डिजाइन इसलिए करोगे ताकि आप लोग खुद से अपने तरीके से कुछ ना करो, बल्कि एक प्रॉपर जो है प्लान बना हो, उसी के अकॉर्डिंग काम करो, है ना। टू जनरेट सिग्निफिकेंटली वैलिड एंड स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डाटा। अब देखो, वैसे तो इसको आपने थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल आपने पढ़ा था, याद है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, थोड़ा बहुत सिमिलर उसी से मिलता जुलता है। तो इसमें देखो, सबसे पहला आता है स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग को जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करना है कि मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हो, आप लोग का पर्पज क्या है। जैसे मान लो किसी दवा है, ठीक है, तो दवा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो दवा जिस बीमारी के लिए बनाई गई वो ठीक करे, और सेकेंडरी भी हो सकता है कि हो सकता है वो दवा कुछ और भी आउटकम निकाले, या फिर जो है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी कुछ और हो सकता है। तो वो सारी चीजें आप लोग को क्लियरली जो है डिफाइन करनी है। एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ पे इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। स्टडी पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें जो भी पार्टिसिपेंट है उनको केयरफुली सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हमें डिफाइन करना है। देखो, इंक्लूजन मतलब किस बेसिस पे आप लोग लोगे, जैसे एज, तो एज मतलब यहाँ पे देखो, अब मान लो आप लोग किसी ह्यूमन पे किसी नई दवा की स्टडी करने वाले हो, तो क्या आप लोग यहाँ पे बच्चों को लोगे, बच्चों को तो नहीं लोगे। क्या आप लोग बहुत बूढ़े पेशेंट को लोगे, नहीं, उनको भी नहीं लेंगे। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक एडल्ट एज की पॉपुलेशन को लो, जैसे कि हमारा 25 से 40 साल के बीच में, ठीक है। फिर जेंडर, तो जेंडर में भी देखा जाता है कि जैसे दवा किस टाइप की है, तो ज्यादातर तो वैसे मेल्स को ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और डिजीज कंडीशन, अब जैसे मान लो आप लोग दवा बना रहे हो, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, तो अब जब फेज 2 और फेज 3 में आप लोग जब बेसिकली टेस्टिंग करते हो, तो वहां पे पेशेंट पे टेस्टिंग करी जाती है। तो आप लोग किस पे करोगे भाई, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बनाई है तो पेशेंट तो हाइपरटेंशन का होगा ना। तो ये हमारा कह सकते हो आप लोग यही क्राइटेरिया डिफाइन करते हो कि कौन कौन से बेसिस पे हमें एक पेशेंट सेलेक्ट करने हैं और किस पे जो है एक्सक्लूड करने हैं। जैसे अब मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसको आप लोग अपनी स्टडी में तो बिल्कुल नहीं लोगे। तो ये भी आ जाता है एक्सक्लूड, मतलब किन चीजों पे आप लोग नहीं लोगे, किन चीजों पे लोगे, उसको डिटरमाइन करो।
सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। तो सैंपल साइज का मतलब है कि यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे जो सैंपल है ठीक है वो कितना लेने वाले हो। तो हमने देखा था कि सैंपल साइज हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। बाकी एक जनरल में आप लोग समझो तो अगर बहुत स्मॉल सैंपल आप लोग लोगे तो रिजल्ट क्या होगा, अनरिलायबल होगा। और अगर बहुत बड़ा ले लिया तो वहां पे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। और एथिकल कंसर्न देखो भाई, बहुत बड़ा सैंपल लेने का क्या मतलब है, क्लिनिकल ट्रायल का क्या मतलब है, आप लोग दवा दे रहे हो किसी पेशेंट को, बहुत ज्यादा लोगों पे अगर आप किसी नई दवा का ट्रायल करोगे तो ये एथिकली तो बहुत सही नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों को हार्म ही कर जाए वो। रैंडमाइजेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हैं, जो है ग्रुप में रैंडमाइज करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ट्रीटमेंट न्यू वाला देते हैं, कुछ लोगों को पुराना वाला देते हैं, या फिर कुछ लोगों को प्लेसिबो देते हैं, कुछ लोगों को न्यू देते हैं। तो ये सारी चीजें करते हैं। अब देखो ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। देखो ब्लाइंडिंग का मतलब है कि एक होता है सिंगल ब्लाइंड, एक होता है डबल ब्लाइंड। देखो सिंगल ब्लाइंड का मतलब है जैसे मान लो ये हमारे पास दो ग्रुप है। ठीक है, ये है ग्रुप ए, ठीक है, और ये है मान लो ग्रुप बी। अब मान लो कि आप लोगों ने कोई नई दवा बनाई है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये जो नई दवा है और एक मान लो पुरानी दवा है, ठीक है, तो मान लो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि नई दवा बेटर है कि पुरानी दवा ही बेटर है। तो अब यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी, हमारे पास दो पेशेंट है जिन पे हम लोग स्टडी, मतलब दो ग्रुप है जिन पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सिंगल ब्लाइंड का मतलब है कि इन दोनों ग्रुप में से किसी को पता ही नहीं होगा कि किसको नई दवा मिल रही है, किसको पुरानी दवा मिल रही है। ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब आप लोग यहाँ पे एट लास्ट में जब रिजल्ट को पता लगाओगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि जैसे पेशेंट को जब ये पता ही नहीं है कि किसको जो है दवा नई वाली मिली, किसको पुरानी वाली मिली, तो वो अपने बायस नहीं लाएगा। मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी पेशेंट को पता है कि उसको नई वाली दवा मिल रही है और उसको ये बताया गया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, तो फिर वो हो सकता है कि थोड़ा सा अपना बायस भी लिया है कि हाँ हाँ मुझे ज्यादा इफेक्ट महसूस हो रहा है, जबकि हो सकता है एक्चुअल में उसे ना भी हो रहा हो। ठीक है, फिर भी वो सिर्फ नई दवा का नाम सुन के हो सकता है ऐसा बोल दे। तो ये सब बायसनेस ना हो इसके लिए हम लोग करते हैं सिंगल ब्लाइंडिंग। ठीक है। अब एक होता है डबल। अच्छा, सिंगल ब्लाइंडिंग में क्या होता है कि पेशेंट्स को तो नहीं पता होता है, लेकिन जो रिसर्चर होता है जो दवा दे रहा होता है उसको पता होता है कि किस ग्रुप को दवा दी गई है, मतलब किस ग्रुप को नई दवा मिली, किस ग्रुप को पुरानी दवा मिली है, फिर किस ग्रुप को दवा मिली, किस ग्रुप को प्लेसिबो मिला है, ये रिसर्चर को पता होगा। अब देखो डबल ब्लाइंड क्या होता है, ये बहुत ही इफेक्टिव स्टडी होती है जिसमें यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है और जो इन्वेस्टिगेटर है फिर जो रिसर्चर है, इसमें दोनों को ही नहीं पता है, मतलब दोनों को ही नहीं पता है कि किस 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 ग्रुप को यहाँ पे नई दवा दी गई, किस ग्रुप को पुरानी दवा दी गई। इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे बायसनेस बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। और जो यहाँ पे एट लास्ट में जब आप लोग रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो हमें बहुत ही एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे किसी की फीलिंग्स नहीं इन्वॉल्व होगी, कोई कोई बायस नहीं होगा। जैसे अब मान लो रिसर्चर भी अगर ग्रुप ए को नई दवा दे रहा है और ग्रुप बी को पुरानी दवा दे रहा है, ठीक है, अब रिसर्चर को अगर ये चीज पता होगी तो हो सकता है वो ऐसा बोल दे कि भाई ग्रुप ए को ज्यादा फायदा हुआ है, जबकि हो सकता है एक्चुअल में ना हुआ हो। तो ये जब दोनों को नहीं पता होगा तो काफी अच्छी स्टडी होगी। और उसके बाद यहाँ पे डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए डेटा कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, तो या तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि केस रिपोर्ट फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम्स हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कि हम लोग यहाँ पे डेटा को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहें, जिससे यहाँ पे एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी यहाँ पे जो है इंश्योर हो। एथिकल कंसिडरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो भी हम लोगों ने पेशेंट लिए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, जो भी हमने पार्टिसिपेंट लिए हैं, उनसे हमें सबसे पहले तो अप्रूवल लेना है, कंसेंट फॉर्म लेना है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, ठीक है, उससे हमें यहाँ पे जो है परमिशन लेनी है। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। तो आप सभी को पता है क्लिनिकल ट्रायल में हमारे 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फेज 0 की बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो है सबसे इनिशियल फेज होता है, माइक्रो डोजिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दवा को पूरी डोज में नहीं देते हैं, बल्कि बहुत कम डोज में सबसे पहले देते हैं। और इसमें हम लोग सब सिर्फ यही देखते हैं कि दवा ह्यूमन बॉडी में जाके बिहेव कैसे कर रही है, मतलब वो किस तरीके से एक्चुअल में काम कर रही है। तो ये सारी चीजों की स्टडी हम लोग यहाँ पे फेज 0 में करते हैं। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड इन वेरी, और यहाँ पे बहुत कम लोगों पे हम लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। अब जब यहाँ पे हमारी दवा हमें लगता है कि चलो ठीक ठाक पास हो गई, ज्यादा नुकसान नहीं किया है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे फेज 1 में जो है दवा को लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है दवा को 20 से 100 हेल्दी पेशेंट्स, हेल्दी पर्सन पे टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना, ये नहीं कि हमने डायरेक्टली पेशेंट पे जो है टेस्टिंग करने लगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेल्दी पर्सन लेते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग चेक कर पाए, क्योंकि देखो हेल्दी पर्सन होंगे तो अगर उन्हें अगर मान लो दवा थोड़ी सूट नहीं भी करेगी तो वो लोग थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी हैंडल कर लेगी, है ना। तो यहाँ पे ये इवेलुएट करता है सेफ्टी ऑफ ड्रग को। फेज 2 की बात करें तो ये हमारा फोकस करता है जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थेरापेटिक एफिकेसी और डोज रेंज। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है चेक करते हैं
फाइनली यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट्स पे दवा देते हैं। पेशेंट कितने 100 से 300 पेशेंट होते हैं और इन पे हम लोग यहाँ पे दवा देते हैं, मतलब उन पेशेंट्स पे हम लोग दवा देते हैं जिसको ठीक करने के लिए दवा जो है बनाई गई है। और बाकी यहाँ पे ये चेक करता है कि दवा कितनी अच्छी तरीके से जो है जो है ठीक कर पा रही है, और डोज भी यहीं से डिसाइड होती है। मतलब हम लोग सबसे पहले थोड़ी कम डोज देते हैं, फिर देखते हैं कितना इफेक्ट आ रहा है, फिर डोज बढ़ाते हैं, फिर कितना इफेक्ट आ रहा है, फिर डोज और बढ़ाते हैं, फिर कितना इफेक्ट आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना जो है टॉक्सिक इफेक्ट और जो भी हमारा सेफ इफेक्ट होता है उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। फेज 3 की बात करें तो यहाँ पे फेज 3 में हम लोग जो है सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी और पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शंस, मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे दवा को जो है कुछ और दवाओं के साथ देके देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई और दवा किन दवाओं के साथ देने पे इंटरेक्शन हो रहा है, किन के साथ नहीं हो रहा है और कितनी। अब यहाँ पे हम लोग डोज धीरे धीरे बढ़ा के ही देखते रहते हैं कि कितनी डोज टॉलरेबल है, कितनी डोज सेफ है ना। और उसके बाद ये थेरापेटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल होता है, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि जो दवा है वो थेरापेटिकली इफेक्टिव है, सेफ है और काम कर रही है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे 100 से लेके थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे परफॉर्म करते हैं और लगभग 3 से 5 सालों तक करते हैं। तो वही बात है कि कोई नई दवा यहाँ पे कोई 1-2 साल में नहीं डेवलप होके आती है, उसको कम से कम 9 से 10 साल, इवन 15-15 साल लग जाते हैं। फेज 4 की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे फाइनली आपको पता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं। ये क्या करता है, इसमें हमारी दवा मार्केट में जा चुकी होती है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद भी हम लोग यहाँ पर उसमें निगरानी रखते रहते हैं कि कहीं मार्केट में जाने के बाद भी तो इसने पेशेंट पे कोई हार्म नहीं कर दिया है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट और ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे चेक करते हैं। एंड इसी के साथ हमारी यहाँ पे फाइनली जो है यूनिट नंबर 3, जो कि काफी लेंदी यूनिट थी, कंप्लीट कवर हो जाती है। और कैसी लगी आप लोग को वीडियो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।